अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हुआ आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 6 रबीउल सानी है, 31 अक्टूबर और पीर की शाम है। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, खैर आफियत से होंगे और हम सब की नज़रें इस वक्त यकीनी तौर पे पाकिस्तान में जो जारी हकीकी आज़ादी मार्च है उस पर है। क्या अपडेट्स हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे साथी मेजबान आगा सैयद अली मूसवी, उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर मैनचेस्टर से ही आगा सैयद अली मूसवी भाई। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, इस वक्त जो पड़ाव है पीटीआई के हकीकी आज़ादी मार्च का वो गुजरांवाला में है। और गुजरांवाला वो जगह है कि काफी उसकी तारीखी अहमियत है। पास्ट में भी जब जो अदलिया बहाली एक तहरीक चली थी गुजरांवाला में, फोन आया एस्टेब्लिशमेंट का वहां के शुरका को, और उसके बाद फिर तब्दीली आ गई और सब कुछ जो मुतालबात थे वो मान लिए गए। लेकिन इस जो लॉन्ग मार्च में और उस लॉन्ग मार्च में क्या क्या फर्क है, कुछ आप असरा तो आप देख रहे होंगे, लेकिन इस पर आगे चल के तफसीलन बात करेंगे। लेकिन इंटरनेशनली इस्लामी उम्मा में क्या कुछ हो रहा है वो मूसी भाई से जानेंगे। और ये भी बताता चलूं क्योंकि यहाँ पर अब घड़ियां 1 घंटा पीछे हो गई हैं, तो तकरीबन हम नॉन स्टॉप इंशाल्लाह जाएंगे। 7 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा यूके टाइम। तो आप भी आइएगा जब आपकी कॉल्स खोलें। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इंटरनेशनल इश्यूज और इस्लामिक वर्ल्ड में क्या होता रहा है आगा अली मूसी भाई से। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और काफी जो है वो तेजी के साथ मामलात हमेशा की तरह इस वक्त भी तब्दील हो रहे हैं। और एक इस्तांबुल में जो है वो उनकी सालिसी के उन्होंने सालिसी की थी इस्तांबुल में उर्दोगान साहब ने, और जो है वो मुआहिदा करने की कोशिश की, जो कि यूक्रेन का जो गल्ले है, जो गल्ला है अनाज का, वो सारा वहां पर स्टक हुआ है इस वॉर की वजह से, यूक्रेन और रूस के दरमियान। तो उन्होंने कोशिश की मुआहिदा इस्तांबुल, मगर वो मुअत्तल हो गया, क्योंकि उसकी वजह ये हुई कि जो है वो उधर उनके एक शिप के ऊपर, वॉर शिप के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया, और जिसमें जो है वो रूस की शदीद नाराजगी की वजह से वो जो मुआहिदा होने को था, जिसके ऊपर बात हो रही थी, क्योंकि अफ्रीका में कहा जा रहा है कि बहुत सारे मुल्कों में जो है वो गल्ले की शॉर्टेज हो रही है और वहां पर जो है वो कहत जैसे आसार पैदा हो रहे हैं। तो रूस ने भी इंदिया दिया था कि वो इसमें जो है वो फ्री गल्ला भी देगा, और ऐसे जो मुल्क हैं, और इसके बाद जो है वो यहाँ से ये सारा जो स्टक हुआ हुआ है इसको भी रिलीज करेगा। मगर एक अचानक जो है वो इसके ऊपर हमला होता है, और रूसी बेड़े के ऊपर, और वो ड्रोन की जानिब से, ड्रोन के जरिए से किया गया यूक्रेन की जानिब से, जिससे मुआहिदा जो है वो फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया। और इसको लेकर पारी काफी जो है वो यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो है वो एक नाराजगी का इजहार किया जा रहा है, और परेशानी भी जताई जा रही है कि इसमें मामला जो है वो कहत वाले नहीं आने चाहिए। ठीक है, वो वॉर चल रही है, वो अपनी जगह है, मामला उससे भी काफी पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, क्योंकि जो एक रूस के ऊपर जो सारी सैंक्शंस हैं और ये तमाम चीजें इससे आसानी के साथ तरसील नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो भी इस दुनिया के अंदर रिसोर्सेज हैं वो तमाम इंसानों के लिए है, वो तमाम इंसानों के हैं। तो इसमें एक दूसरे के ऊपर जो पाबंदियां हैं, इससे आम इंसान जो है वो मुतासिर होता है। और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ही तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है, चीजें जो है वो लोगों के दस्तरस से बाहर हो रही हैं। तो इन तमाम चीजों के लिए जो है वो मामलात खराब है। उसके बाद रूस का कहना यह है कि रूस यूक्रेन जो है वो हथियारों के हुसूल के लिए हर काम जो है वो करने को तैयार है। रूसी वजीर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन को आलमी अमन और इस्तेहकाम और गजाई सलामती की कोई परवाह नहीं है, और कीव माली मदद और हथियारों के हुसूल के लिए हर काम करने को तैयार है। ना कि उस जो मामला था उसको निपटाया जाता, बल्कि एक इंजाम दर इंजाम जो है वो एक इंजाम और धर दिया गया। तो इससे जो हम अगर इसका बैकग्राउंड देखें, और इससे पैदा होने वाली चीजें जो हमारे सामने सूरत हाल है, वो एक इससे किसी बड़ी हुकूमत को वो नहीं, एक आम आदमी जिसका ना सियासत से कोई लेना देना है ना किसी चीज से, वो इससे जो है वो मुतासिर हो रहा है। और ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड में नहीं, ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक चेंज जो दिख रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। और इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि आप ईरान के अंदर जो शाह चराग इमामजादा सईद अहमद बिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हरम के ऊपर तकफीरी दहशतगर्द हमला करते हैं,
اور وہاں پر جو ہے وہ درجن سے زائد لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں اور زخمی کر دیتے ہیں، جو کہ وقت کے پر موقع جو ہے وہ کچھ لوگوں کو زندہ پکڑ لیا گیا تھا اور ایک کو جو ہے وہ بھاگ گیا تھا، تو اس کی بھی خبر آ رہی ہے کہ اس کو بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ اب اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ تمام چیزیں چل رہی ہے۔ دہشت گردی کی بھیٹ چڑھنے والوں کی مدافع انجمن نے ایک بیان میں حضرت شاہ چراغ کے حرم مطہر میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ تکفیری جو ہے وہ گروہ دین کا دشمن ہے اور جو ہے وہ پوری دنیا کی امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوشاں رہتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے سعودی عرب میں جو اصلاحات ہوئی ہیں اس کو نمائشی قرار دے دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی یورپی سعودی تنظیم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے اعلان کردہ اصلاحات کو نمائشی قرار دیا، کیونکہ انسانی حقوق کی یورپی سعودی تنظیم کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ بلا جواز گرفتاریوں سے لے کر انسانی حقوق کے کارکنوں کو دی جانے والی طویل المدت سزاؤں میں غیر منصفانہ اور پھانسیاں، جبری بے دخلی اور شہری حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن سمیت بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حالیہ تبدیلی کو مثبت اور حتیٰ کہ اصلاحات کا نام دیا جانا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر روش کسی اسٹیٹ کی چینج ہوتی ہے، اس کی پالیسی چینج ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اصلاحات ہو رہی ہے۔ صرف ایک نمائشی طور پر جو ہے وہ اصلاحات کر دینا، مگر قطیف کے اندر دمام اور مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ جہاں پر مائنورٹیز ہیں وہاں پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ ویسے ہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اذیتیں دینی، ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان کو زندانوں کے اندر شکنجے دینا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ لبنان سے جو ہے وہ صدر نے پہلے وزیر اعظم اور کابینہ کے استعفے کو قبول کیا۔ لبنانی صدر مشل عون نے اپنی صدارتی مدت کے آخری دن نجیب میقاتی کی حکومت کے استعفے کو قبول کر لیا، اور المیادین کی رپورٹ کے مطابق لبنانی صدر مشل عون اپنی صدارتی مدت کے آخری دن لبنانی حکومت کے وزیر اعظم کی سربراہی میں حکومت کا استعفی قبول کر لیا اور حکومت کے استعفے پر دستخط کر دیا، اور صدارتی محل میں ہونے والی تقریب میں اس کا اعلان کر دیا۔ آپ کے سامنے لبنان کے اندر بھی جو معاملات ہیں وہ سعودیہ کے اوپر الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ شامل ہے، اور عرب ممالک کے اندر جو ان کا کہنا نہیں مانتا ہے، یہ اس سے معاملات جو ہے وہ خراب کرتے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کے ساتھ سمندری معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ اس پہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ سعودی حکومت نے مقاومت کے ساتھ ایک جنگ کے ڈر سے، اس کے خوف کے ساتھ کی وجہ سے لبنان کے ساتھ سمندری حدود کے تعین کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جو کہ لبنان کے لیے ایک خوش آئندہ خبر قرار دی جا رہی ہے۔ مہنگائی اور کم قدر ہوتی ہوئی مصری کرنسی جو ہے، کیونکہ مصر کے اندر کرنسی میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، تو مظاہروں کی کال دینے پر 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب جنرل سیسی کو وہاں کی منتخب کردہ جو حکومت تھی جو کہ اخوان المسلمون کی تھی آپ کے سامنے، اور ان کے رئیس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر آپ نے دیکھا تھا وہاں پر ٹینک لوگوں کے اوپر چڑھا دیے گئے تھے، اور راتوں رات جو ہے وہ قتل عام کرا کے جنرل سیسی کو برجمان کر دیا گیا تھا۔ تو وہاں پر جو ہے وہ اس وقت سے ان کی حکومت چلی آ رہی ہے، اور اس میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مظاہروں کی کال دینے پر سوشل میڈیا پر 11 نومبر کو مظاہروں کی کال دینے کے الزام میں مصر میں 10 افراد کو گرفتار کر لیا، اور یہ گرفتاریاں قاہرہ، الجیرہ صوبوں میں کی گئی ہیں، اور آزاد کیے گئے سیاسی قیدیوں کو بھی دوبارہ گرفتار کیے جانے کی جو ہے وہ خبر ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ جنوبی کوریا کے اندر جو ہے وہ ہیلووین کی تقریبات ہو رہی تھی، جو کہ تمام خوشیاں جو کہا جا رہا ہے کہ سوگ میں بدل گئی۔ تقریباً 146 افراد کی خبر ہلاک ہو جانے کی اطلاع ہے۔ اس میں دارالحکومت سیول میں ہیلووین تہوار کے دوران بھگدڑ مچنے سے جو وہ لوگ کچلے بھی ہیں اور ہارٹ اٹیکس بھی ہوئے ہیں، جس سے 146 افراد جو ہے وہ اس میں اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اور صومالیہ میں ایک مرتبہ پھر مصروف ترین بازار کی چورنگی پر کار بم دھماکے میں کم از کم جو ہے وہ 100 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور 300 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ صدر حسن الشیخ محمد نے اتوار کو کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ صومالیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 12 لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، اور وہاں جو تنظیمیں ہیں وہ بھی تکفیری تنظیمیں ہیں، بوکو حرام وغیرہ، اور یہ مختلف جو افریقہ میں کام کر رہی ہیں، یہ وہاں پر بھی انسانوں کے خون سے مسلسل ہولی کھیل رہی ہیں، اور یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اور معاملات ہیں۔ بھارت میں بھی اسی طرح سے حادثہ ہوا، بھارت میں پل گر گیا گجرات کے اندر، جس میں شروع میں انہوں نے کہا کہ افراد جو ہے وہ کم ہیں، اور تقریباً 60 سے زائد افراد اس میں ہلاک ہوئے، مگر ابھی جو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس پل کے اوپر اس وقت 1000 سے زیادہ افراد موجود تھے، اور اس میں سے جو ہلاکت
बढ़ने का जो है वो खदशा है, क्योंकि 1000 लोग गिरे हैं और अब ज़ाहिर बात है उनको बचाने के लिए 1000 ही लोग चाहिए, जो कि एक पर एक आदमी को निकाले, जो कि ऐसा नहीं है, तो हलाकतों की तादाद जो है वो बढ़ सकती है। ये भी एक अफसोसनाक जो है वो वाक़या है कि किस तरह से इंसानी जानें जो है वो ज़ाया हो रही हैं, और हुकूमतें जो हैं वो, जो कि जिसलिए वो वोट लेकर आते हैं, वो उससे उनको प्रोटेक्शन देने से हर हिसाब से जो है वो कासिर हैं। ये तमाम चीज़ें, और उसके बाद जो लॉन्ग मार्च का हाल है, मैं अपने सेगमेंट को मुख्तसर रखूँगा आज, क्योंकि पाकिस्तान की हालात, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी जान अटकी हुई है और हमारे वतन अजीज में क्या कुछ हो रहा है वो आप जानते हैं। बहुत सारी चीजें टीवी पर कहने की होती है, बहुत सारी चीजें टीवी पर कहने की नहीं होती। तो बहरहाल सामने से ज़ाहिरन क्या खबरें हैं वो हमें फारूक भाई उससे आगाह करेंगे। बढ़ते हैं फारूक नजर बिल्कुल साहब। सही, बहुत शुक्रिया मुसीफ भाई। और बिल्कुल सही आपने बताया कि जान वाकई अटकी हुई है। और हमारे होश में या इससे पहले भी हमारी तारीख में पाकिस्तान की इस कदर महाजराई या इस कदर जो शिद्दत है जो ताकतवर हल्के हैं उनके दरमियान हमने नहीं देखी। इससे पहले कि हम इमरान खान क्या कह रहे हैं उस पर बात करें और करेंगे, जो मद्दे मुकाबिल जिनसे वो कह रहे हैं, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली होगी डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम साहब की, और उनकी क्या तरजीहात हैं या वो इस मामले को कैसा ले रहे हैं, या वो इमरान खान के मुतालबात को आया कोई नरम गोशा रखते हैं या नहीं। तो ऐसा लगता है कि इस वक्त पूरी एक शिद्दत है और कोई भी मुज़ाकरात या कोई भी ऐसा बैकडोर कुछ मामलात को हल करने का, और जैसे मैंने आगाज में कहा कि गुजरांवाला एक ऐसी जगह है कि जहां से फिर एक कियानी साहब ने फोन किया और उसके बाद फिर तमाम जो अदलिया बहाली की तारीख थी उसका रंग बदल गया, और वो बिलाखिर तकरीबन आधी रात को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब ने वो ऐलान किया, इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ये सब मामला हल हुए। लेकिन यहाँ अब ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसे मामलात इस तरफ जा रहे हैं। शायद इसी वजह से जो इमरान खान ने बताया था कि वो जुमे तक यानी 4 नवंबर तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, वो अब कह रहे हैं कि शायद इसमें और 8-9 दिन लगें। यानी उनको एक, या तो इसमें दो वजूहत हो सकती हैं, या तो प्रेशर अपना बिल्ट रखना चाहते हैं कि वो एक प्रेशर अपना ऊपर असरअंदाज रखें और उसके दौरान कोई ऐसे अगर मुतालबात या कोई ऐसे डायलॉग की सिचुएशन बनी तो उसको वो कैश करा सके। और दूसरा ये है कि अभी तक उनको कोई ऐसी कोई ग्रीन सिग्नल या कोई ऐसी होप नजर नहीं आ रही कि इस्लामाबाद में जाके दो ही चीजें हैं जो आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि इनकलाब जो है वो बैलेट के जरिए आएगा या खून रेजी से आएगा। इस किस्म के भी ट्वीट उनका आया। और फिर मैं पढ़ देता हूं कि जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा आवाम का समंदर, मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूं। सवाल सिर्फ यह है कि आया ये बैलेट बॉक्स के जरिए नरम होगा या खून रेजी के जरिए तबाहकुन होगा। ये इमरान खान की ट्वीट था। और इसके अलावा फिर एक जलसे में उन्होंने बल्कि आज वो जो लॉन्ग मार्च था उसमें एक बहुत ही अल्लाह का वास्ता तक भी उन्होंने दिया कि मुल्क का सोचें, जो भी इस वक्त मुल्क के संभाल करने वाली या उसकी बागडोर संभाले हुए हैं उसको उन्होंने अल्लाह का वास्ता भी दिया है और खून रेज इनकलाब के हवाले से भी उन्होंने वार्न किया है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे नहीं लग रहा, और सबसे बड़ी जो एक अहम शख्सियत इस वक्त नवाज शरीफ साहब की सूरत में है और बताया जाता है कि वही नून लीग की हुकूमत और उसको सब डायरेक्शन देने वाले हैं। नवाज शरीफ साहब का भी एक ट्वीट आया है और वो भी एक मानी खेज है। उनका कहना है कि 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। तो ये पता नहीं नवाज शरीफ साहब की यहाँ नजर भी कमजोर हो गई है। दीगर बीमारियों का तो हमने सुना था कि उनके प्लेटलेट्स कम हुए, लेकिन वो महज 2000, उनको भी मेरी तरह शायद ऐनक की जरूरत है, तो इतना 2000 वाला मामला नहीं है। बहरहाल आगे वो फरमा रहे हैं कि आवाम की लाताल्लुकी की वजह से वो शर्अंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा छट्टा कौम के सामने आ चुका है। उसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला है कि डीजीआईएसआई को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इसीलिए इसका सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गाली गलोच तक महदूद है। मैंने शहबाज शरीफ को कह दिया, ये अहम उनका नुक्ता है कि मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था ले आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है
ना इसे कोई फेस सेविंग देनी है, और जिसके लिए बेताब है। वजीर आजम को अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज रखनी चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी अब ये ऐलान कर दिया गया है कि कोई फेस सेविंग नहीं देनी, ये 2,000 लाए, 20,000 लाए, तो कुछ भी हो, अपना काम जो है उन्होंने छोटे भाई से कहा कि वो आवाम की खिदमत जारी रखें। इसमें वो दूर बैठे ही सब कुछ ये बात करते रहेंगे, या वो खुद उस मैदान में उतरने की कोई ऐसी हिम्मत कर पाएंगे, ये भी एक अलग सवाल है कि मियां साहब जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो दूर बैठ के, अब उनकी बेटी भी आ चुकी है और उसका भी दूर दूर तक अब कोई शायबा नहीं, या कोई भी हम तवक्को नहीं कर सकते कि मरियम नवाज साहिबा भी वो पाकिस्तान जाने का दोबारा रिस्क लेंगी, क्योंकि वहां के हालात सडनली कैसे तब्दील हो जाएं वो कोई भी उसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मियां साहब ने ये सब जो डायरेक्शंस दी हैं नून लीग के, अब जो जिमनी इलेक्शन की बात कर लूं, कल एक और कुरम में एक और जिमनी इलेक्शन हुआ और उसमें भी पीटीआई की कामयाबी हुई है। तो अजीब सूरत हाल है। अवाम, उसे पता है कि इमरान खान ने असम्बली में नहीं जाना, इमरान खान ने हमारी कोई नाली पक्की नहीं करनी, जिस तरह ना ही वो अभी जैसे हम कहते रहे कि जर्दी की प्लेटें बांट रहा है। अवाम ने खुद जो है वो 36 में से 29 सीटों पर जब से वो उतरे हैं कामयाब करार देके ब्लाइंडली इमरान खान को सपोर्ट की है। और अब इमरान खान जो हैं वो ये सारा एक मैंडेट, और इसी वजह से शायद वो ये कह रहे हैं कि इंतशार जो है वो ये नहीं चाहते कि ये सारा मामला जो है वो इंतशार के जरिए आए। और मुतालबा एक है, वो मुतालबा है कि जो बिलावल साहब भी कर चुके इससे पहले, फजल रहमान साहब भी कर चुके, शहबाज शरीफ भी कर चुके, कि वो इलेक्शन मांग रहे थे। यही मुतालबा आज इमरान खान का है। लेकिन उसके आगे ये अना की जो जंग है, वो डीजीआईएसआई का आना, डीजीआईएसपीआर का आना, कुछ ऐसी बातें करना, और उसके बाद फिर इमरान खान का कहना कि कान खोलकर सुन लो। तो इस किस्म की जो शिद्दत है, मुझे लग रहा है कि ये इस वक्त कोई मुआवजा होगा कि जब हम इस किस्म की कोई खून रेजी से बच पाए। तो ये सूरत-ए-हाल है। मियां साहब की भी आपने ट्वीट का सुना, और इसमें मियां साहब ने वाज़ेह डायरेक्शन दे दी हैं। इमरान खान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब वो इसमें किस तरह से देर करेंगे, डिले करेंगे इस्लामाबाद पहुंचने में, जैसे मैंने बताया। और दूसरी तरफ फिर एक एडवांटेज ये है इमरान खान को कि 25 मई की तरह अब पंजाब में पंजाब पुलिस का आमना सामना उनसे नहीं है। पंजाब में उनके अपने वजीर आला हैं, केपी में उनके अपने वजीर आला हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, आजाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, यानी इस्लामाबाद के चारों तरफ जो भी इलाके हैं। और फिर इसी वजह से शायद इस्लामाबाद ही के रेड जोन की हदूद को वफाकी हुकूमत ने मजीद बढ़ाया है और ये 0 पॉइंट तक ले आए हैं। और कंटेनर्स हैं, जो लोग इस्लामाबाद में देख रहे हैं वो जरा हमें बता भी सकते हैं कि किस तरह से एक वहां पर वो तारें लगी हैं, तारें बिछी हैं, खंदकें खुदी हुई हैं, और कंटेनर्स के कंटेनर्स जो हैं वो अंबार लगे हैं। तो इस्लामाबाद में तो ये सूरत हाल है। और अब ये कल नवंबर चढ़ेगा, नवंबर सबसे अहम तरीन महीना, कि नए आर्मी चीफ की जो एक जो अब तैनाती है वो नजदीक से नजदीक तर होती जा रही है। अब ये सबसे अहम सवाल है कि इमरान खान जो हैं वो इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को होल्ड किए हुए हैं कि नई तैनाती से पहले वो जितना प्रेशर है वो कायम रख सके, और फिर उस तैनाती में अपना उनका भी कोई ना कोई ऐसा रोल हो जाए, या तैनाती जो होगी वो नवाज शरीफ या उनके भाई जो हैं वो सीधी सीधी अपने मर्जी से करेंगे। तो ये सारे मामलात हैं जो अभी तक हम देख रहे हैं। और इससे पहले कि हम आपकी कॉल्स खोलें, एक ऐसी खबर, बलूचिस्तान में हमारे 2 सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद हो गए। तो एक ऐसे फौजी, बावर्दी फौजी जवान हमारे जो लड़ रहे हैं, चाहे बॉर्डर के ऊपर हैं, चाहे अंदरूने मुल्क दहशतगर्दों से, वो एक ऐसा तबका है कि जिनको सत सलाम है, और वो अपनी जान का नजराना देके हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहा है। और एक एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं कि चंद लोग, चंद ऐसे किरदार कि जो पाकिस्तान की इस सूरत हाल को बेहतर भी कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं, और उसको इस भंवर से निकाल भी सकते हैं। जब भी हम कोई तनकीद करते हैं तो ऐसे लोगों से हम इल्तिजा कर सकते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर गिला कर सकते हैं कि जो कहते तो हैं कि हम बिल्कुल ए पॉलिटिकल हो चुके हैं,
लेकिन फिर भी उनकी खुफिया मुलाकातें जारी रहती हैं, फिर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो अपने किए को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और एक ही पार्टी के ऊपर ले दे करके उसको थोड़ा सा जेर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अजीब सूरत हाल है, तो इस पर बात करते हैं। अब मूसी भाई की तरफ चलेंगे और फिर थोड़ी देर में नाज़रीन बल्कि नंबर आ चुके, आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जी मूसी भाई, क्या फरमाएंगे सर ये जो सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत सारी, जैसे मैंने अभी आपके सेगमेंट से पहले अपने सेगमेंट के इख्तिताम पे कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम टीवी पे नहीं कर सकते, इवन पाकिस्तान में भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बात किसी खौफ की नहीं है, बात है रियासत पाकिस्तान की। क्योंकि देखें, वो पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें अलग हो जाती हैं। एक हो जाता है कि आपकी जो सिचुएशन है और हुकूमत है, आप हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, शख्सियत को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। मगर जो रियासत है, रियासत मोहतरम रहेगी, रियासत से कोई जो अदावत करेगा वो बागी है। तो यहाँ पर बात ये है कि बाज़ चीज़ें जो हम नहीं करना चाहते और नहीं करनी चाहिए, जो रियासत को कमज़ोर करें और रियासत के हक़ में ना हो, तो वो बातों को नहीं करना चाहिए, चाहे वो हक़ पर मबनी क्यों ना हो। तो उसको रोकना चाहिए। और बस इशारा दे के आगे गुज़रूँगा। ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, ये तमाम चीज़ें हुई, इमरान खान के लहजे में शिद्दत देखी, अवाम का समंदर उनके साथ देखा, और है और बढ़ता चला जा रहा है जहाँ से वो जा रहे हैं। ये 2-2 हज़ार कहने वाले लोग तो ये वो हैं जो 20 साल से जाली बीमारी का ड्रामा कर रहे हैं। तो इनके ऊपर तो किसी को एतबार है नहीं। 20 साल पुराना अखबार निकालने और आज का निकालने, खबर एक ही है कि जी वो सेहतमंद हो गए हैं और डील हो गई है, वापस आ रहे हैं। तो ये तो चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं और चलती चली जाएँगी। बात ये हो रही है कि इससे इशारा जो मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऐसा नहीं है कि जो आप ये कहें कि तमाम जो इदारे हैं, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारा है, वो जो है वो हकीकी जमहूरियत के खिलाफ खड़ा हो गया। नहीं, उसके अंदर भी जो है वो मज़ाहमत हो रही है, और उसके अंदर जो हकीकी पाकिस्तान के वो मौजूद हैं और वो बहुत ताकतवर हैं, और कहा ये जा रहा है कि आने वाले दिन में अय्याम में वो ज़ाहिर होंगे और इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ढोलक बजाई जाए, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है वो एक ढोल बजाया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो है वो खाना खराब हो गया है और ये हो गया और इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। वो इंतशार फैलाने की उनका मीडिया कोशिश कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ठीक है, कुछ लोग हैं जो कि जिन्होंने रेजिम चेंज की है, उनको सबके सामने लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। उसका मकसद हरगिज़ अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ नहीं जाता। उसका मकसद हरगिज़ वो उठती हुई उँगलियाँ हमारी आईएसआई की तरफ नहीं जाती, जो ऑनरेबल है, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान की सरहदों की और नज़रियात की हिफाज़त की है, उधर नहीं जाता। उसके अंदर हमें पूरा यकीन है, पूरा, यानी कि 100% यकीन से हम कह सकते हैं कि अंदर पाकिस्तान के हकीकी फर्जंद बैठे हुए हैं, और ये जो कुछ हो रहा है, चूंकि एक डिसिप्लिन है इदारे के अंदर, तो ओवर रूल नहीं करते। जब तक ये चल रहा है सो चल रहा है। आने वाले अय्याम में आप देखेंगे कि वो चेहरे सामने आएंगे और इन चीजों को जो है वो कम बैक करेंगे और वापस जो है वो मामलात अपनी पटरी के ऊपर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है जो कि एक मुख्तलिफ जो मीडिया हमको दिखा रहा है कि मामला हाथ से बाहर हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ शख्सियतें हैं जिनसे इख्तिलाफ लोग कर रहे हैं, वो शख्सियत की हद तक है, उससे इदारे का कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई इदारे से बज़्ज़न हो जाए, हमारी आईएसआई से बज़्ज़न हो जाए। नहीं, ऐसा ना करने की इजाज़त दी जाएगी और ना ऐसा खुद किया जाएगा, क्योंकि इदारा महफूज तरीन और मुहिब वतन पाकिस्तानियों के हाथों के अंदर मौजूद है। तो ये बिल्कुल साफ-साफ सी जो 2+2 बात थी, वो मैंने फारूक भाई की और इशारा भी दिया है कि आने वाले अय्याम में जो है वो बिल्कुल इंशाअल्लाह आप सही। इसको कंप्लीटली देखेंगे। डिटेल से भी इसके बिल्कुल ऊपर सही। बात कर सकता हूँ, मगर चूंकि रियासत को कमजोर करने वाली चीजें होंगी, बहुत सारे हकायक खोलना, तो जो है वो उसको मुनासिब नहीं है कि उन चीजों के ऊपर गुफ्तगू की जाए। इशारा तक बिल्कुल कह के सही। गुजर। जी हाँ, और नाज़रीन आपकी कॉल्स लेने से पहले मैं एक जो कल कंटेनर तले एक सदफ नामी खातून जो हैं सहाफ़ी, वो हलाक हुई, शहीद हुई, उस पर भी हम अफ़सोस का इज़हार करते हैं कि किस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उससे बचा जाया जा सकता था। इसके भी क्या वजूहात हैं, एक तो बताया जा रहा है एक कंटेनर से वो दूसरे कंटेनर पर वो जाने की वजह से वो स्लिप हुई और चलते कंटेनर के नीचे आ गए, उनकी हलाकत हुई है। और एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इमरान खान के बॉडीगार्ड्स हैं, उन्होंने उन खातून को धक्का दिया है, तो इसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। गो के उनके शोहर जो है, उन्होंने ये लिख कर दे दिया कि ये एक हादसा था, वो मज़ीद इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जान की
वो दुनिया से चली जाए और बिल्कुल खामोशी से उसके ऊपर जैसे कब्र के ऊपर मट्टी डाल दी जाती है, उसी तरह उसकी तमाम जो शवाहिद हैं उसके ऊपर भी मट्टी डाल दी जाए। अगर किसी गार्ड ने एक खातून को धक्का दिया है तो, और ये कोई दो राय भी नहीं है इसमें, इवन इमरान खान भी खुद धक्के देते हुए ऐसी फुटेजेस भी हैं कि वो भी तंग आके बहुत से लोगों को कोनियां मारते। तो ऐसे मामलात होते हैं कि शायद सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने कुछ ऐसी सख्ती की हो, लेकिन गार्ड्स को अगर ऐसा काम किया है तो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। और खुद सहाफी हजरात को भी अपनी जान की हिफाजत के लिए भी थोड़ा सा जरूर एहतियात करनी चाहिए कि ये फुटेज के लिए, हम ब्रेकिंग न्यूज के लिए अपनी जान दांव पे लगाना, वो एक घर जो है वो बिल्कुल सुनसान हो गया, बेटी से, माँ से वो घर जो है वो महरूम हो गया, तो ये चीजें हमें भी देखनी है और फिर वहां पर जो मुंतजमीन है उनको भी इस चीज का ख्याल रखना है ताकि इस किस्म के वाकयात ना हो। बहरहाल शुक्र है कि इस तरह इमरान खान ने ऐसा नहीं कहा कि जैसे मियां साहब ने कहा था लाला मूसा में उनके, जब मुझे क्यों निकाला कैंपेन थी, एक बच्चा शहीद हुआ उनकी गाड़ी के नीचे, तो फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे हमारे इनकलाब का एक पहला शहीद है। तो उसके बाद इनकलाब कहाँ गया, वो खुद कहाँ गए, ये हमारे सामने है। तो इमरान खान की तरफ से इस किस्म का कोई दावा नहीं किया गया कि ये शहादत उनको इनकलाब की ये पहली हकीकी आज़ादी की शहीद हैं। वो उनके घर भी गए, उनकी वालदा से भी मिले और लोगों ने उनके जनाजे में भी शिरकत की है। तो ये एक ओवरऑल एक हमें दूर से ये नजर आ रहा है कि ये एक हादसा ही है, लेकिन अगर हादसा भी है तो फिर भी इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए, और अगर कोई किसी की कोताही है तो उसको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो ये हमारी एक गुजारिश थी। लीजिए कॉल्स का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी सर। मेरे चमन के फूलों आपको बहुत बहुत सलाम। आपने मेरी कभी बात नहीं हुई है, थोड़ी सी गलत कलामी से थोड़ी सी अगर मैं गलत बात कर दूं तो सॉरी पहले बोलता हूँ। आपने 3-5 पिक्चरें लगाई हैं, एक जरदारी, एक मोदी और एक नवाज शरीफ। इसकी साइकोलॉजिस्टी मुझे समझा देना, और ट्रम्प और इमरान खान जाए। मगर जो आप बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, पहले बात मुनकर नहीं देखते। जो आप किसी को पैसे दे रहे हैं वो नहीं देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ। चले हम तो अपने आप को देखते हैं ना सर, कोई देखे ना देखे, हम तो जमीर अपने को कह सकते हैं ना कि हम कम से कम अपनी चोंच का पानी जरूर डाल रहे थे। मेरे नेबर ने एक बात की है, वो सच है कि हम लोग कभी कमजोर होते हैं, बात कर नहीं सकते, मगर सच्चा इंसान मौला अली का कौल है या अली मदद, एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। मैं सच्ची बात करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। सब ये जो मुद्दा है ये आर्मी ने क्रिएट किया और जज्जू ने। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। 22 करोड़ की जो आबादी है, ये बिकते हैं, उनको बेचते हैं, कत्ल भी करते हैं, करवाते भी यही है। ये सब झूठ है, बोलते हम न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल कभी रह नहीं सकते। क्यों नहीं हम सच का साथ देते, क्यों नहीं हम मुसलमान बनते? मौला अली का कौल है, जो सच नहीं बोलता हमसे नहीं है। क्यों नहीं पहचानते हम? कब पहचानेंगे यार? न्यूक्लियर पावर 70 ईयर से ज्यादा हो गया, हम कहाँ खड़े हैं? वो झूठ को पेश करते हैं। यही है जो दल के, यही है सबके माजरे के, यही किरदार हैं जो पैसा लेते हैं वो बेचते हैं इस मुल्क को। झूठा है सारा निजाम। न्यूक्लियर पावर है, आपने प्रोटेक्शन के लिए इंडिया से मुकाबला किया, बराबरी का किया। अगर न्यूक्लियर पावर हो वी डू समथिंग। और ये मत भूलें कि ये पाकिस्तान को कर्जे में डालने का इनका किरदार है फ्रॉम डे वन। जो कोई पागल भी नहीं है, जरदारी और नवाज शरीफ, वो दुनिया में आदमी नहीं है पाकिस्तान में 18 करोड़ अवाम में से। तो अभी आपको लगता है कि ये जो पास्ट में हुआ ये अब नहीं होने जा रहा, ये वाकई इनकलाब होगा? शरीफ को किसने मरवाया? उसका बाप शहीद हो गया, भाई शहीद हुआ। नहीं, जो सवाल सर जी, सवाल मेरा सुन लेना। ये तो जो भी आपने हकायक बताए इसमें कोई डिबेट नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या ये जो इनकलाब अभी या जो भी हकीकी आजादी की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो कामयाब होंगे या वो जो 70 साल से ऊपर पंजा गाड़े हुए हैं? कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक मुसलमान इंसान मुसलमान ना बने। ये गेम है। ये अच्छा आदमी है, मैंने इसका आपके पास टीवी नहीं था ब्रिटेन में,
हाँ जब हाँ ये रेडियो में जब इसने कैंसर हॉस्पिटल का मैंने इसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वो भी मेरा दोस्त, हमने रेडियो चलाया, रेडियो एशिया फर्स्ट टाइम इन द ब्रिटेन। ठीक है। मैं इसलिए आपको फोन करता, मैं हिस्ट्री जानता हूँ एवरीवेयर, कि मैं इसलिए बात करता हूँ जब ये तो ये तालिबान की बात नहीं, ये क्यों कामयाब नहीं होगा? अवाम तो इसके साथ है, इलेक्शन भी ये जीत रहा है। हम जो अवाम है ना, कुछ नहीं है उनके सामने, फोटो वालों के सामने, वो जो चाहे करते हैं, आते ही 1960 से लेते हैं। वो जियाल हक कत्ल हुआ, किसने करवाया? इन्होंने करवाया। सही है। ब्लेम अमेरिका पे डाल दिया, अमेरिका का बंदा इम्पीचमेंट नहीं किया। तो ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि मोहतरम, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए? ये जो अवाम निकले हुए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना कि अभी लोगों की आंखें खुली है, मीडिया ओके, और ये छोटे हैं, ये कुछ नहीं है, ये उनके सामने चूंटिए हैं। ठीक है, चलें सर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत मेहरबानी। तो जी मुर्सी भाई, एक हकीकत मानते हुए भी हम नाउमीद क्यों हैं, या हम क्यों इतने अपनी ताकत के ऊपर एतमाद नहीं है? जो वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो उन्होंने 70 साल से देखा है, वो अपनी जगह पर सही है, ठीक है। जी हाँ। अच्छा, हम जो इसके अंदर बात चीजें देख रहे हैं, फॉल्ट लाइंस देख रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। बात चीजें हम बयान नहीं कर सकते, मगर हम उसको इशारा दे के आगे गुजरने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मैं इनकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ उस जुमरे में जो ही 70 साल से देखा, मगर एक चीज मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसकी हिमायत नहीं की जा सकती, वो है कि अफवाज पाकिस्तान का नाम लेके पूरे इदारे को मुलव्विस ना करें। देखिए, मुशर्रफ साहब जो काम कर रहे थे, उसी वक्त जो है वो उन्हीं के दौर में जनरल हमीद गुल उनको क्रिटिसाइज करते थे। तो क्या जनरल हमीद गुल क्या इंडियन फौज के थे? दोनों एक ही इदारे के थे ना, दोनों एक ही इदारे के थे। तो इसमें ये चीजें चलती हैं, अंदर एजेंसियों के अंदर भी मुख्तलिफ सोच के लोग होते हैं, मुख्तलिफ पॉलिसी के लोग होते हैं। चूंकि डिसिप्लिन होता है, तो जब तक आपकी मुद्दत मुलाजमत खत्म नहीं हो जाती, वो आपको राइट सर करते हैं, उनको सिखाया यही जाता है। तो इसको जो है पूरे इदारे को ना कहें, ठीक है। हमने भी पास पॉलिसीज से हमेशा इख्तिलाफ किया, जैसे मिसिंग पर्सनस का मामला था, जो शिया मिसिंग पर्सनस का था, हमने उस पर सैकड़ों शोज किए, हमने खुलेआम इख्तिलाफ किया है, मगर अपने इदारे को गलत नहीं कहा है, शख्सियात को गलत कहा है, उनके तौर तरीके को गलत कहा है कि आप उठा के गैब कर देते हैं, तशद्दुद करते हैं, मार के फेंक देते हैं। अदालतें काहे के लिए हैं, पुलिस थाने काहे के लिए हैं, ये सारे सिस्टम काहे के लिए, आप इसको लपेट दें। हमने जो एहतराम के साथ जो इख्तिलाफ करना है, उसको इख्तिलाफ किया है। हमने इदारे पर खड़े होकर जो है वो तूतू महमे नहीं की है, और हम ये ना चाहते हैं और ना किसी को करने देंगे। तो इदारे का मामला अलग है, शख्सियात की पॉलिसी का मामला अलग है, इसको दो करके अलग रखें। बिल्कुल सही। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई। जनाब। बात ये है जी, सबसे पहले हमारे आगा साहब हैं, बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जितने नाज़रीन नाज़रात उनकी इस्लामी अक़ीदत के साथ जनाब, असल मसला क्या है पाकिस्तान में, ये बताएं, मुझे बताएं आज आपको क्या लग रहा है? यानी सियासी इस्तेहकाम का ना होना किसकी वजह क्या है? ठीक है। सिर्फ एक ही है, हम लाहौरी जो है ना, वो कहते हैं सारे अल्लाह दा इको हल, नवाब टिवा बनत लाहौर वाले। भाई इलेक्शन, ये इलेक्शन से क्यों घबरा रही हैं? ये जो पार्टी है, खुद साख्ता सियासी पार्टी है जो है, ये 3 4 5 7 8 9 10 कटी हुई है, क्यों घबराती है? सर, उन्होंने 8-9 जगह पे इलेक्शन किया, पूरा जायचा निकाल के, फाले निकाल के, रिकॉर्ड देख के कि यहाँ हम इमरान खान को हरा सकते हैं, लेकिन वहां से भी जीत नहीं पाए, ये 7-8 जगहों पे हार गए। तो इलेक्शन करवा के तो बिल्कुल ही 100 प्याज भी खा लेंगे, जूते भी खा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे इलेक्शन करा के? उसमें जीत रहे हैं ये जो इमरान खान साहब हैं, ये भी जीत रहे हैं। बात ये है कि ये क्यों घबरा रहे हैं? इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा इनको, चाहे फौज इसमें इन्वॉल्व हो जाए या पीछे लगी हुई है इनके साथ, या जो खुद साख्ता अदलिया है, या जो दूसरी जमातें हैं, लेकिन ये तो इलेक्शन तो करना पड़ेगा इनको, हर सूरत चाहे 6 महीने के बाद कराए, अकॉर्डिंग टू लॉ कॉन्स्टिट्यूशन 120 डेज इलेक्शन होते हैं, आपको पता है, 4 माह बाद अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगर नॉन कॉन्फिडेंस हो जाए तो उसके बाद 4 माह के अंदर इलेक्शन कराना पड़ता है, लाजमी है ये। सही है। ये 4 माह तो गुजर गए हैं, ये तो बात ही नहीं कर रहे। और जो बातें शराब की कभी करते हैं,
کبھی جو حالات دیکھ رہی ہیں، کبھی کچھ، یعنی یہ مکاری سے گیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. خدارا ملک میں امن چاہتے ہو، استحکام چاہتے ہو تو ملک میں انتخابات. چلیں آپ کا بھی مطالبہ آ گیا بٹ صاحب، بہت مہربانی، بہت شکریہ. آپ کا مطالبہ اور آپ کی خواہش بھی آ گئی. ایک اور کال لینے کے بعد پھر مزید بات بڑھائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ ریاض بول رہا ہوں. ریاض صاحب، بہت شکریہ جی. سر اس چیز کے دو ہیں، ایک تو ہے پاکستان کا لوکل جی، اور دوسرا ہے پولیٹیکل، تیسرا ہے انٹرنیشنل. ٹھیک ہے. سب سے بڑی کی چیز ہے جب تک انٹرنیشنل کی سطح پہ یہ پرابلم حل نہیں ہوگا، اچھا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھنے والی چیز ہے کون سی پاور ہے جو لے کے آئی ہے نواز شریف ایک گروپ کو، ٹھیک ہے. اور کیوں لے کے آئی ہے اس کا ٹارگٹ. وہ ٹھیک ہے. سب آپ سب کو پتا ہے کیوں یہ رجیم چینج ہوا، کس نے رجیم چینج کے لیے آرمی کو مجبور کیا. اچھا آرمی کو پریشر کیا گیا، آرمی کو، یہ ہم سب کو پتا ہے. وہ لوگ میڈیا پہ آ چکے ہیں، ساری کہانی، وہ یہ جو لیٹر کا ذکر کرتے ہیں ڈونلڈ لو کا، یہ ساری چیزیں حقیقت ہے. اب یہ مسلم لیگ نواز کس کو بیوقوف بنا رہی ہے، یہ پیپل پارٹی کس کو بیوقوف بنا رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک کے اندر آج تک فیئر الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیں ایک تو انٹرنیشنل ایسپیکٹ ہو گیا، دوسرا آپ بتا رہے ہیں لوکل ہے، وہ کیا ہے سر؟ لوکل یہ ہے نواز شریف کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ اب نکلے ہوئے ہیں کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے جو ان کے لوکلی یا انٹرنیشنلی؟ دیکھیں سر، یہ ہے، یہ غیب کا میری اللہ کی ذات جانتی ہے، میں ٹھیک ہے. نہیں جانتا. ٹھیک ہے. میں صرف گیس کر سکتا ہوں. نہیں تو یہ بھی انٹرنیشنلی بھی کوئی ایسے شواہد یا وہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو ڈینائی کرتی رہی ہے کہ کوئی ایسا ان کو مداخلت چھوڑیں سر جی ہے، مداخلت ہے. ان کے ڈینائل کرنے سے کوئی فرق پڑا ہے؟ ٹھیک ہے. جنرل باجوہ آن دی ریکارڈ ہے، اس نے کہا ہے کہ جناب عمران خان سے، اس کی ویڈیو موجود ہے کہ یار ہم نے ان سے پیسے لینے ہوتے. ٹھیک ہے، صحیح ہے سر، بہت شکریہ. جی جی کمپلیٹ کر لیں. یہ بلاول بھٹو کی تصویر ہے، این کے ایم کے لیڈروں کی تصویر ہے، پیپل پارٹی کے لیڈروں کی تصویر ہے، آن دا میڈیا ہے. یہ سب کچھ جا کے رجیم چینج سے جا کے سب سے پہلے ان سے جا کے ملتے تھے. ٹھیک. نمبر 2 who is approached to America to solve this problem to become in a power. ٹھیک ہے. سارا اس کا نواز شریف ہے. صحیح ہے سر، آپ کا پوائنٹ آیا. انٹرنیشنلی اسٹیبلشمنٹ وہ زیادہ اس میں اثر انداز کر رہی ہے. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فروخ بھائی. دو پوائنٹ کال نہیں کاٹنی میری. جی جلدی سے سر، پوائنٹ ابھی یہ بالکل محدود ٹائم ہے، جلدی سے جناب. ایران نے امریکہ کو دفاع کیا، میں زیادہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا تو نہ کریں سر، جو بعد میں آپ ریئلائز کریں پلیز آن ایئر کرتے ہوئے نہ کیا کریں ایسے الفاظ. جی ٹھیک. انہوں نے خیر بات کہہ دیا، اسے میں پیار سے بولتا ہوں. ہاں جی پاکستان نے خیر بات کہہ دیا تو اندر سیکشن آئے گا. یہ جو بھائی بات کر رہے ہیں نا کہ انڈیویجول نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، اتنی بڑی فوج آپ کے پاس، سارا کچھ ہے، میرے بھائی وہ ان کے ساتھ ایکشن کریں. پاکستان کی جو پرابلم ہے انر پرابلم ہے، وہ سب فوجی ایک طرف ہو. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آرمی الیکشن کراتی ہے جہاں چاہے، وہ سیٹیں کراتی ہے، وہ سیٹیں دواتی ہے. یہ سب جھوٹ ہے کہ آرمی نہیں انوالو ہوتی. جب میجر آپ کا الیکشن آئے گا، جہاں چاہیں گے وہ اس کو جتا کے باتامن لے کے آئیں گے، پیسہ لے کے، اور کچھ نہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب جھوٹ ہے. یہ پاکستان کو بیک فوٹ پہ لے آئے ہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں. چلیں بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. پوائنٹ یہ بھی آپ کے دونوں پوائنٹ آگے. جی بالکل صحیح جی، آپ کا بھی سچ پہنچا. ہر کوئی اپنا اپنا سچ لے کے ضرور ناظرین آپ بھی آ سکتے ہیں جس طرح آپ سچ دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ الیکشنوں پہ اتنی اثر انداز ہو سکتی ہے تو کم از کم یہ جو 36 الیکشن ہوئے، یا کم از کم وہ جو پنجاب میں الیکشن ہوئے، اس میں جب زرداری صاحب وہ خط لانا پڑا اور سارا کچھ شجاعت صاحب کا،
تو इलेक्शन यकीनन एस्टेब्लिशमेंट पास्ट में करती रही है कि रातों रात जो है वो नतीजे चेंज होते रहे, लेकिन इन इलेक्शंस में वो ऐसा नहीं कर पाई, उसकी खुद अपनी विल नहीं थी, वो इसको करना नहीं चाहती थी। तो ये भी बहुत से सवालात है कि आवाम जो है वो वाकई इतनी एम्पावर हो चुकी है कि अब कोई इलेक्शन में इस किस्म की धांधली का नहीं सोच सकता। तो इस पर मुंशी भाई जो कॉल्स आई और जो बात चल रही है, देखिए जी, आपकी हमारे राय? यहाँ बहुत सारी चीजों का सफर अभी करना जरूरी है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर है, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर बाकायदा इसके ऊपर वर्क किया है और किसी भी सूरत से माशाल्लाह नहीं आ सकता वहां, ठीक है ना। वो उसके यहाँ पर हमारे यहाँ जनरल अयूब ने उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स किए हैं वो ये है कि तमाम चीजों से सबसे ऊपर जो है वो फौज का जो सरबराह है वो किसी चीज को जवाबदेह नहीं है। तो अब अगर जो जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत के चैंपियन आते हैं, वो खुद भी जमहूरी दरवाजे से नहीं आते, वो भी गेट नंबर 14 से आते हैं। तो मसला यही होता है कि वो आकर जो है उसके अंदर अपनी बहुत से बहुत अगर वो तरमीम कराते हैं तो वो ये कराते हैं कि सदर असेंबली ना तोड़ पाए और मैं वजीर आजम रहूं, ये तरमीम कराकर वो खुश हो जाते हैं। जो असल जो चीज है वो ये है कि जो जिसका डोमेन है वो वहां पर रहे। जब तक ये कानून साजी नहीं होगी, ये पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा। ये इसकी एक तल्ख हकीकत है जिसको हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जहां पर जो जड़ है ना, जो दुखती रग है, वो ये है कि यहाँ पर मामला ये है कि आप किसी को इतने राइट्स दे दें कि वो तमाम कानून से, तमाम चीजों से सबसे बालातर हो जाए। तो इंसान का तो है ही, इंसान के अंदर दो चीजें वदियत की हुई है, एक ताकत का शौक और दूसरे इख्तलाफ। ये दो चीजें लेके पैदा होता है इंसान, कि जहां पर भी आप देख ले चार लोग हैं उसमें इख्तलाफ जरूर होगा, और ताकत का एक शौक कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हो जाऊं। हालांकि उसको पता है एक दिन मैंने जाना है और हो सकता है मैं कल ही चला जाऊं, मगर ताकत जो हो, पैसा ताकत, इसका जुनून, ये दो चीजें इंसान अपने डीएनए के अंदर वदियत उसकी की हुई है, जिससे वो बड़ी जिम्मा नहीं हो सकता। इसी को मारने का नाम दीन है, इसी को कुचल देने का नाम इरफान है, कि जो इसके ऊपर काबू कर ले वो साहिब तकवा है। तो ये तमाम चीजें इसको समझना पड़ेगा। जब तक अभी पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत की बात करते हैं तो अभी इसमें कानून साजी के लिए इसमें 10-20 साल चाहिए हैं। वो सफर हम पूरा करेंगे तो फिर कहीं जाकर हम पाकिस्तान को जो ये देख रहे हैं कि ये क्यों हो जाता है, बार बार हुकूमतें फला लेकर आ रहा है, फला चेंज कर रहा है। अभी जैसे बात हो रही है, जैसे अपने पिछले थोड़िया में बात की फारूक भाई, कि जी अपनी मन पसंद हम चीफ लाएंगे। भाई मतलब चीफ अपने डोमेन पे आना चाहिए ना। मन पसंद का आएगा कि जी जो मियाँ साहब को पसंद हो वो आए, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं जो मुझको पसंद हो वो आए। तो आपकी पसंद और नापसंद का हैसियत क्या है इसके अंदर? जो डोमेन पर हो यानी वो कुछ आएगा। जो, जैसे आपने इंडिया की मिसाल दी, या कुछ खला या कुछ स्पेस जो है वो हमने जानबूझ के उसको ठीक नहीं करना चाह रहे। जैसे जजेस के हवाले से सीनियरिटी जो भी सीनियर है अपनी बारी पे वो चीफ जस्टिस बन जाता है, इसी तरह आर्मी चीफ बन जाए, बहुत अच्छी बात है। फिर ईवीएम्स की बात हुई, इमरान खान करते रहे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बात होती रही है। हमारे यहाँ धांधलियों के इल्जामात, हर पार्टी जो है जब से भी पाकिस्तान बना वो इल्जामात लगाते रहे। तो ये शफाफियत हम करना ही नहीं चाह रहे, हमें खुद हम ये, वक्त दिखाई क्योंकि रहे, इस किस्म का हम वक्त निजाम दिखाई फायदा रहे, देता है। जी हाँ, नहीं हम जानबूझ वक्त के हम दिखाई रहे। छोड़ते हैं ना, हम जानबूझ के इस किस्म के कानून अगर लाएंगे तो हमें जो कहीं ना कहीं इस किस्म के टूटे फूटे निजाम जो हम खुद बेनिफिशरी हैं, वो हम नहीं चाहते कि हमारा वो बेनिफिट जो है बारी आने पे। अब ये देखें, ये इनकलाब, ये 14 जमातें किधर हैं? ये इलेक्शन का अपना मुतालबा कर रही थी, लेकिन आज वो किधर हैं? आज महंगाई वाले किधर हैं? आज बेरोजगारी वाले किधर हैं? सब ऐसे जैसे ना ठंडी नींद के साथ सो रहे हैं। सब गायब तो हो गए। नहीं अब तो इमरान होता खान का भी जब हम इक़्तिदार देखते हैं, एक टाइम था जब उनकी आंखों के सामने जब गिलानी साहब, उनके एनए जो कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं 8-10 वोट कम हो गए, तो इमरान खान की आंखों के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त वो क्यों खामोश थे? और अगले दिन फिर उनको जब एतमाद का वोट मिला, वो 8-10 लोगों की छांटी क्यों नहीं हुई? वो आज फिर वावडा की सूरत में, आज फिर अलीम खान की सूरत में, आज फिर और कई लोगों वो क्या और कई नाम लोग है, आएंगे। ऐसे बहुत से लोग जो हैं उनकी सूरत में वो निकल रहे हैं ना। तो ये इमरान खान भी जब इक़्तिदार में थे, आज वो टक्कर दे रहे हैं, या आज वो जो एक इनकलाबी बने हुए हैं, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब जरूरत थी या जब वहां पर उनको आवाज उठानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं उठाई। लेकिन अब उठा रहे हैं, क्या अब भी इसमें हमें साथ नहीं देना चाहिए? क्या उनकी बात में कोई वजन नहीं है? तो ये भी एक आज दोबारा आवाम के ऊपर एक सवाल उठता है कि यकीनन जब हम देखते हैं दूसरों को, जब उनके मद्दे मुकाबले लोगों को देखते हैं, इसी वजह से उनको वोट भी मिल रहे हैं,
क्योंकि सिर्फ लोग इमरान खान के मुकाबले में कोई और ऐसा बंदा होता ना कि पाक साफ होता, या वो उसको भी इस किस्म का दर्द हम महसूस करते, लेकिन उनके मद्दे मुकाबल जरदारी साहब उनकी पार्टी है, नवाज शरीफ और उनकी पार्टी है, उनके ऊपर वो जो अंबार हैं करप्शन के, इस वजह से इमरान खान जो है वो अंधों में काना राजा वाला एक मुहावरा है, तो वो इस असल वजह देखिए से दो वो इस वक्त चीजें गेन कर रहे हैं। दो जनाब चीजें फारूक भाई ये हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, अंधों में काने राजे वाली चीजें, कोई चॉइस नहीं है ना, कोई तो लोग देख रहे हैं कि भाई यही बेहतर है। हम पहले से कहते चले आए, आपके साथ इस पर मुसलसल गुफ्तगू रही अपने नाज़रीन के सामने भी, कि अगर 1.5 साल और इमरान खान को फ्री हैंड दे दिया जाता कि जैसे हुकूमत कर रहे हो पूरी करो, आप यकीन करें उन्होंने अपनी सियासत को अपने हाथों से दफन कर देना था। जितने भी वो हीरो बने हैं वो सिर्फ बने ही इसलिए हैं कि वो 1.5 साल उनसे रह गए, और जो लोग लाए गए वो जो है वो पहले से लोग उनको जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, तो इसलिए इस वक्त कोई चॉइस है नहीं, और वो चॉइस ना होने की वजह से आप देख रहे हैं उनके साथ इतना जो है वो हजारों और लाखों का जो है वो रश है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब जहां तक जमहूरियत की अगर हम बात करें, अगर आलमी मंजरनामे में देखें, और पाकिस्तान एक इंटरनेशनल दौड़ के समझ साथ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें अगर जाना चाहे तो उसको ये खत्म करना पड़ेगा मौरूसी सियासत सबसे पहले। ये कौन सी बात है कि ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, फलानी जरदारी की पार्टी है, फलानी जो है वो फला की पार्टी है, जिसने आप यहाँ पर देखते हैं जो पीएम ने रिजाइन दिया वो फिर चला गया। ये थोड़ी है कि उसके पार्टी के नाम के साथ लगा हुआ है नून, किसी के काफ, किसी के साथ जरदारी, मतलब ये कौन सी बात है ये? तो सही इन सही चीजों ये तो एक लॉन्ग टर्म, अब कांग्रेस जो है वो हमेशा वो गांधी खानदान, या आप देखा कि अब लेकिन उनके कांग्रेस में भी जो अब उनके सरबराह बने हैं वो कोई और ही हैं जिनका गांधी खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म एक मामलात हैं कि जो जैसे जैसे कहते हैं ना पानी बहता रहता है, वो आप उसमें सफाई आएगी, लेकिन इसमें एक शॉर्ट टर्म, अब ये जो अब लोग काफिले की सूरत में बाहर खड़े हैं उनके साथ क्या करना है, इस वक्त जो मुतालबात हैं उनका क्या करना है। देखिए जब आरएसएस आई और मोदी ने हाँ, हुकूमत बनाई, तो जो मेरे इंडियन लोगों से बातचीत होती है वो ये कहते थे कि 4 साल की बात है, मोदी चले जाएंगे, मामला बेहतर हो जाएंगे। मैं उनसे हमेशा कहता था कि मोदी के जाने से मामला नहीं है, ये एक फिक्र गालिब हुई है जो कम से कम 100 साल तक पीछा नहीं छोड़ेगी। ये आरएसएस 100 साल से काम कर रही थी, ये 100 साल की उनकी मेहनत का नतीजा है, अच्छा हो किसी के लिए या किसी के लिए बुरा हो, ये एक नजरिए तौर पर हुआ है। वो ऐसे 2000 मोदी पैदा करेंगे और एक मोदी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो घर घर से मोदी चीजें निकलेगा। चेंज होती हैं बिल्कुल सही। पूरे भी नहीं हकायक के साथ। अगर हमने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना है, तो हमने ये मौरूसी सियासत खत्म करनी होगी, और तमाम इदारे जो हैं वो अपने अपने डोमेन में जब आएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, वरना फारूक भाई यही चलता रहेगा जो चल रहा है, आज कोई कंटेनर पर कल कोई कंटेनर पे, दस से यूं ही चलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बट साहब बोलिए सर। थैंक यू। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, हम तो बार बार हक की बात सच की बात कर रहे हैं, जो मोरा कायनात हमारे वली मुल्क शाह ने बताई है, ये बात ये सुनने वाली क्यों नहीं भाई। इलेक्शन जो है वो 4 महीने के अंदर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ। क्यों नहीं करते, कौन ही हमारी सुनता नहीं। पाकिस्तान कमीशन किधर गया है, फौज किधर गई है, फौज कहती है सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ये तो यूं के जमाने से लेकर अब तक इसने कब्जा किया हुआ है हमारी सारी फौज की। हमारी जान है, हमारी जान है, इंडिया की बैरी है, और हमारी जान है, इंडिया को मुझसे इंडिया क्या रखा हुआ है। लेकिन हम कहते हैं ये कि हमारी सुनो, कमीशन वालों सुनो, और काजी खुद साहता काजी सुनो, और दूसरे जो है ये जो इन्वॉल्व है जमाते 7, 8, 10 बार आपने गिनाई है, बिल्कुल खुद साहता, ये सुनने वाली क्यों नहीं। अब ऐसा करते हैं कि हम इनके हवाले करते हैं, फौज के हवाले कर देते हैं सियासत को। अब हम चले जाते हैं बॉर्डरों पे, और ये क्यों नहीं सोचते हमारी। बार बार हम कहते हैं इलेक्शन करो, इलेक्शन, लेकिन नहीं, वो सिर्फ आते नहीं है, वो बात करो झगड़े शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे या इनको गज़ब अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी जी। यकीनन, और कौमों के लिए खुद कुछ करने के काम भी हैं, अल्लाह ताला ने डायरेक्शन हमें दी हुई है। ऐसी कौमें हमारे लिए हमसाये में मौजूद हैं कि जिनसे हम सबक सीख सकते हैं, बल्कि उनसे भी सबक सीख सकते हैं जो एक मौके पे हमारे वतन का खुद का हिस्सा होते थे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमने अगर नई सबक सीखना है, ठान ली है कि उस गहरे खड़ में ही गिरना है, तो आखिर कब तक। हम 75 सालों में एक मौका आता है कि फिर वो आपके पास गुंजाइश नहीं रहती गलती की। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
جی بہن میرے ایک دو پوائنٹ ہے تو پلیز. جی بولیے بہن بولیے. ایک تو یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تو دھاندلی، یہ فوج نے دھاندلی کروائی ہے اور یہ سلیکٹڈ ہے، اور ان کے منہ سے پورے 3 سال تک جو پی ڈی ایم کے جتنی سیاسی جماعتیں، یہ دھاندلی فوج نے کروائی ہے، باجوہ نے کروائی ہے. باجوہ کو بلکہ کورٹ میں گھسیٹنے کے لیے کہہ رہے تھے صحیح. کہ کورٹ میں لے کے جائیں گے ہم لوگ. یہ نواز شریف کے اپنے الفاظ ہیں، ان کے منہ سے نکلے ہوئے، میں نے خود سنے ہیں صحیح. کہ باجوہ کو میں کورٹ میں لے کے جاؤں گا کہ یہ اس نے دھاندلی کروائی ہے. تو اب عمران خان ناکام ہوئے تو فوج کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں یہ نہیں کہتے، لیکن ارشد شریف کی صحافت جس طریقے سے وہ شہید ہوئے ہیں اور لوگوں نے جو ٹریبیوٹ انہیں کیا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ایسے سچ بولنے والے صحافی جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، ورنہ ہجوم تو پورا ہر روز کوئی مر جائے کسی کو خبر تک نہیں ہوتی. اور اتنا بڑا اس شخص کا جنازہ اور اتنی لوگوں نے اس کو عزت دی، اور جو پتھر سے پتھر دل تھا وہ بھی رویا اس کے لیے، صحیح اس بات. لیے کہ وہ سچ بولتا تھا. کسی کی پاکستان کے لیے ایسے دماغوں کو اڑا دیا جاتا ہے. تو یہ جو بیمار پاکستان کو، پورے پاکستان کو جنہوں نے بیمار کیا، ان کو دبئی سے کیوں نہیں نکالا جاتا؟ جو صحیح. پاکستان کو لوٹ کر دوسرے ملکوں میں جو شریف جاتے ہیں، ان شریفوں کو کے دماغ کیوں نہیں پھٹتے، کیوں نہیں بڑی طاقتیں ان کے دماغیں پھوڑتی ٹھیک. جو پاکستان کے مخالف کام کرتے ہیں؟ تو ایسے دماغوں کو جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے سچ بولتے ہیں اور سچ کو سامنے لاتے ہیں، تو ایسے دماغوں کو کیوں اڑایا جاتا ہے اور ان کے لیے زمین تنگ کیوں کر دی جاتی ہے؟ اب کینیا کی پولیس اتنی کرپٹ پولیس ہے کہ وہ کسی کا بھی نام لے سکتی ہے. آئی ایس آئی کے جو دشمن ممالک ہیں، ان کا وہ ان سے وہ نام کروا سکتے ہیں، کیونکہ جو کینیا میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی کرپٹ پولیس اور اتنی کرپٹ گورنمنٹ ہے کہ جو کچھ بھی آپ ان سے کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں. تو ایسی مطلب کہ پاکستان کی فوج 21 سال سے ارشد شریف جو ہے وہ صحافت کر رہا تھا. تو پاکستان میں اس کے لیے اگر فوج نے اس کو مروانا ہوتا تو 21 سال سے وہ پریکٹس کر رہا تھا جرنلزم کی. صحیح. یہ حکومت جو ہے اگر ایسے صحافیوں کو، ایسے سچے صحافیوں کو یہ مارنے کے لیے اور ان کے لیے زمین تنگ کر دیتے ہیں، اور ان کو لیکن بہن جو فوج کے ترجمان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو پاکستان میں کوئی خطرہ ہی نہیں تھا. اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا وہ غلط بیانی کر رہے تھے کہ ان کو خطرہ 16 FIR ان کی کاٹ دی گئی تھی؟ پاکستان سے ان کو جب نکالا گیا نا تو وہ اس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے باہر ارشد شریف کو زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ وہ ایک ورلڈ کلاس جرنلسٹ تھا، ایک عام جرنلسٹ نہیں تھا. وہ ایک پڑھا لکھا اور اتنا ون آف دا بیسٹ جرنلسٹ ان پاکستان تھا. اور اس کے انڈیا کے بھی اس کو خطرات تھے. انہوں نے پہلے، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے سنا ہوگا ان کی وائف کا انٹرویو، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے بھی تھریٹ ان کو تھے اور باہر کی طاقتوں کے بھی تھریٹ ان کو تھے، اور بہت ساری ایسی تنظیمیں تھیں جن کے ان کو تھریٹ تھے. صحیح. تو ایسی فگر کو، ایسی پرسنالٹی کو، میں ایک چیز جو ہے سیکیورٹی کے جو جتنے بھی ادارے ہیں، ایسی پرسنالٹی کو سیکیورٹی دینی چاہیے تھی اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. لیکن جب ایک جماعت کے لوگ جیسے مراد سعید نے جا کر انہیں بارڈر سے جا کر خود ایئرپورٹ پر بٹھا کے آئے اور انہوں نے بیانیہ دیا کہ خطرہ ہے ان کی جان کو، تو پاکستان میں یہ تو ہمارے سامنے ہوتا نا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لیکن جو بے دردی کے ساتھ، جس بے دردی کے ساتھ، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کس طریقے سے شہادت ہوئی اور کس طریقے سے ان کو مارا گیا، اور دوسرے ملک میں آپ محفوظ نہیں ہو سکتے. صحیح ہے بہن. اس وجہ سے انسان جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے. ہماری آئی ایس آئی جو ہے پوری دنیا میں سب سے بہترین ہے آئی ایس آئی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم ناکام ہوں تو ہم اپنے، وہ ہمارے ایسٹ ہے. ارشد شریف بھی ہمارا ایسٹ تھا، آئی ایس آئی بھی ہماری ایسٹ ہے. اور ایسے ملک دشمنوں کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ جس طرح
ہمارے ایسٹس کو اس طریقے سے مطلب کہ ان کو صحیح ہے. snatch کر سکتے. چلے بہن آپ کا پوائنٹ آیا بالکل یقیناً ہے، لیکن جب محاذرائی شروع ہو جاتی ہے نا پھر ادارے سے نیچے جو ان کو چلانے والے ہیں، جیسے اعظم سواتی پر تشدد کرنے والوں کا نام لیا جا رہا ہے، میجر جنرل فیصل اور بریگیڈیئر فہیم، ان کو ہٹائے جانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سارے ایسٹ نہیں ہوتے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ آمنا سامنا ہو جائے، کچھ اپنی انا کی جنگ جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیتے ہیں. تو ایک اور کال لینے کے بعد پھر موسی بھائی آپ بھی اس پہ بات کیجیے گا. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے ہمارے صاحب؟ جی توقیر بول رہا ہوں لوٹن سے. جی توقیر صاحب شکریہ. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ ہر روز جو ہے نا عمران کے جو ہے نا طرفدار بن کے آپ ہر روز جو ہے نا یہاں پہ پروگرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو آپ بھی آئیے نا سر. آپ یا تو آپ نیوٹرل ہوں، اچھا اچھا، آپ پارشیلٹی شو کریں، آپ بالکل عمرانڈو بنے ہوئے ہیں سارے. آپ کوئی بات کریں، آپ نیوٹرل بات کر لیں سر. نہیں لیکن آپ اس کی جو ہے نا آپ بائسڈ ہو گئے ہیں. چلے کوئی پوائنٹ دینا، کوئی ایسا پوائنٹ دے کہ بھائی آپ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، آپ کوئی پوائنٹ دینا. چلو آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے، آپ ہمیں اس وقت شاید اسرائیلی قرار دے دیں. کوئی وزن پیدا. نیوٹرل کو جانور کہا جا رہا ہے، لوگ خوفزدہ ہیں نیوٹرل کہتے ہیں. ہمیں کوئی ٹپ دینا بھائی، ہمیں کوئی ڈائریکشن دیں ایز اے جرنلسٹ، ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ اتنے ٹھیک ہے لیکن آپ کسی کی سائڈ نہ دیں، کیونکہ ہر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے. بھائی صاحب پاکستان کی سائڈ، کیا ارشد شریف کسی کی سائڈ لے رہا تھا اس لیے مار دیا گیا ہے؟ نہیں لیکن آپ عمران خان اور سر عمران خان تو سیکنڈری ہے نا، عمران خان تو بعد میں آتا ہے. اگر کوئی بات کر رہا ہے ارشد شریف جیسے پاکستان کی بات کر رہا تھا، اگر وہ انڈائریکٹلی آپ تھوڑا بہت ہی محدود، آپ کا تو تھوڑا میں نہیں سمجھا کہ وائڈر ایسپیکٹ میں تھوڑا آپ بھی سوچ سمجھ کے تھوڑا سا آپ تجزیہ کر لینا. ہمارا مقصد یہ ہے. جناب بولیے. اس وقت پاکستان کی جو بھی بات کرے گا وہ الٹیمیٹلی عمران خان کی بات کرے گا، کیونکہ اس کے علاوہ سامنے کوئی کھڑا نہیں ہے. تو یہ مجبوری ہے. جو بھی پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، بھنور سے نکالنے کی بات کر رہا ہے، وہ عمران خان کی اس کو کرنی پڑے گی بات، چاہے وہ عمران خان کا شہزائی ہو یا نہ ہو. 200 اختلافات رکھتا ہو. ہم نے بھی ان کی حکومت میں ان سے 10 اختلافات کیے، کوئٹہ والے معاملے میں ان سے کھل کے اختلاف کیا. ابھی گیلانی صاحب کی ہم بات کر رہے تھے موسی بھائی، ابھی گیلانی صاحب جو سینیٹر بنے، ابھی جب وہ سوئے رہے، ابھی یہ جو راجہ صاحب جو الیکشن کمشنر بنے تھے، عمران خان صاحب ان کی اس کی تعریفیں کر رہے تھے. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں یہ فخر کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہ ہم کسی سیاسی جماعت کو فالو کرتے اور بلائنڈلی ایسے بڑے بڑے صحافی دیکھے کہ وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بس وہ پوجا پاٹ میں شروع ہے. ہمیں یہ ہے، ہم نے پاکستان کے لیے جو بھی ایک پوائنٹ ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، اگر وہ کہیں نہ کہیں عمران خان کی بھی لائن اس میں آ رہی ہے، کوئی اگر جملہ بلاول بھٹو کا اس میں شامل ہو رہا ہے، یا کوئی چیز اگر وہ نون لیگ کی ترجمانی کری، تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے پاکستان کے لیے کوئی چیز بہتر ہو رہی ہے، اس کو اگر کوئی اس میں اس ویو میں عمران خان کا جملہ آ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم عمران خان کو فالو کر رہے ہیں. عمران خان اس سوچ کو فالو کر رہے ہیں تو وہ بے شک آ کے آن ملے، تو ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں کوئی ایسی الفاظ دیکھیں نا. میں اپنے بھائی سے محتبانہ گزگز، عمرانڈو یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ کون سی تہذیب ہے ٹی وی پہ گفتگو یوتھیا اور پٹواری اور یہ سارے افسوس کے ساتھ کہ یہ کلچر میں ہمارے شروع کر دیے گئے. تہذیب ہوتی ہے نا، مطلب انٹرنیشنل میڈیا ہے، دنیا بھر میں ٹرانسمیشن جا رہی ہے، کالرز آئیں گے، کالرز بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے لوگوں کی اپنی کیا ذہنیت ہے، تو ہمیں اس کے حساب سے گفتگو کرنی چاہیے. اس میں پوری اقوام عالم سن رہی ہوتی ہے، ہندوستان میں جا رہا ہے، ان کی کیا سمجھ میں آئے گا یوتھیا کیا ہے، یہ پٹواری کیا ہوتا ہے. دلیل کے ساتھ، اور موسی بھائی دلیل کے ساتھ، یہ سوشل میڈیا میں اور تھوڑا سا سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، اور بالکل
ایک معیار ہونا چاہیے نا, ہم کوئی ایسے کامنٹس نہیں دے رہے کہ فیس بک پہ کامنٹس دیں. آپ جی الزام دلیل لگائیں, کے ساتھ, آپ کہیں کہ آپ دلیل کے عمران ساتھ. صاحب کے چاہنے والے ہیں, ختم بات. اب یہ عمران جو مطلب یہ کون سے الفاظ ہیں, یہ کون سی زبان ہے, کون سی لینگویج ہے, چلے یہ کیا تہذیب ہے یہ؟ وہ تو مطلب چلے, وہ نہ ہو کہ جیسے عمران خان صاحب تقریروں میں کہہ رہے کہ فلاں کو ننگا کیا, فلاں کو ننگا, انہوں نے شاید ایک بار کیا, لیکن عمران خان صاحب نے تو 100 بار کر دیا. تو ابھی جو یہ غلط چیز ہے. غلط ہے. ہاں جی, ایک اور کال لے لوں, یا غالباً وہی بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے میری کال ویسے کاٹ دی ہے. سر جی, ابھی آپ کوئی دلیل کے ساتھ, کوئی پروف کے ساتھ کوئی ایسا پوائنٹ دیجئے نا بھائی, ٹھنڈے دل سے. آپ قومی چینل پہ بات کر رہے ہیں, آپ ایسی کسی کو تھوک کے آپ بات کر دیجیے فلاں اس کی لائن لے رہا ہے, فلاں اس کی لائن لے رہا ہے. ہم ایسوں میں نہیں ہیں, الحمدللہ ہم ایسے لوگوں میں نہیں ہیں. بات کا چینل ہے, آپ بات میں جب بھی میں نے ٹی وی لگایا نا آپ کا پروگرام, ہاں جی, تو ہمیشہ جو ہے نا مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ فلی جو ہے نا, یا تو آپ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, شاباش. آپ مطلب سوری تو لیکن مطلب ہے کہ مجھے تو اسی طرح لگ رہا ہے کہ آپ تو توقیر صاحب دیکھیں, ہم اگر ممبر ہوتے تو دیکھیں آپ کو دوبارہ موقع دیتے. ابھی بھی آپ بولیے, ابھی بھی آپ کوئی ایسا پوائنٹ دیجئے, آپ ہمیں کوئی ایسی بات کریں, قائل کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں عمران خان اس وقت یہ غلط کر رہا ہے, اس وقت جو ہے. سب کچھ ننگا کر دیا. عمران خان کی ساری زندگی غلاظت کا ڈھیر ہے, ڈھیر. اچھا کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا گل کھلاتا رہا ہے پوری دنیا میں؟ اچھا, اس تیر مارا ہے پاکستان کے لیے. تو ہم کیا اس کے پاس کے اوپر. ہاں ہاں, بولیے بولیے بولیے. اس نے کبھی آج دن تک اس کا بال بھی بھیگا نہیں ہوا. اچھا اچھا. نیلسن منڈیلا کی یہ مثالیں دے رہا ہے. نیلسن منڈیلا 30 سال وہ جیل میں رہا ہے. صحیح. 30 سال ایک آدمی کی اسٹرگل ہے, وہ جیل میں رہا ہے, اس کے بعد اس کو لوگوں نے لیڈر مانا ہے. صحیح ہے. آج ہی نام لے اس نے تو جیل کی ہوا بھی نہیں دیکھی آج دن تک. اچھا اچھا, توقیر صاحب چلے, یہ آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ عمران خان نیلسن منڈیلا یہ ایسے لوگوں کے معیار کا نہیں ہے, لیکن اس کا مقابلہ آپ بتائیے زرداری صاحب میں کوئی ایسی صفات بتائیے, نواز شریف صاحب میں, فضل الرحمان صاحب میں, جو ان کے اس وقت جن کے مقابلے میں, ان کے بارے میں ہمیں کوئی ان کی اچھی باتیں بتائیے تاکہ ہم کہیں کہ نہیں یہ جو دیگر لوگ ہیں یہ ان سے 100 گنا بہتر ہے. ذرا ان کے بارے میں بتا دیں. ذاتی طور پر چلو ٹھیک ہے, میں کسی پارٹی کی سائڈ لوں گا یا نہیں سر, پارٹی کی سائڈ نہیں, اس وقت پاکستان کے فائدے کے اور نقصان کی بات ہے. آپ نے کہا نا کہ بالکل صحیح کہا, عمران خان صاحب صرف 8 دن جیل کاٹا ہے, ان کا پاس جو ہے ان کے اوپر بہت سے الزامات لگے, 100% رائٹ, میں آئی ایگری ہوں آپ سے. لیکن اس وقت جو ان کے مقابلے میں ہے, اس وقت جو پاکستان کے دستیاب جو سیاستدان موجود ہیں, ان کے بارے میں بتائیے کہ ان سے عمران خان قدرے بہتر ہے, 19-20 کا کچھ بہتر ہے یا نہیں. آپ ہمیں بتائیے, ہمیں کوئی انفارمیشن دیجئے, نہیں کہ فضل الرحمان کے پیچھے آپ لگ جائیں, پاکستان جو ہے وہ سرے لگ جائے گا. جناب جس طریقے سے عمران خان حکومت میں آئے ہیں, ساری دنیا کو پتا ہے کہ فوج کے بل بوتے پر وہ حکومت میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آج وہ فوج کو ہی اسٹیبلشمنٹ کو ہی گالیاں نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جس فوج نے ان کو 20 سال سے جو ہے نا بیساکھیاں دے کے آج اس جگہ پہ پہنچایا ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے. چلیں توقیر صاحب, یہ جو ابھی 25-30 الیکشن ہوئے ہیں, ابھی جو 25-30 الیکشن, اس میں تو کم از کم فوج کا حصہ نہیں ہے نا اس کی پاپولیرٹی میں. پاپولیرٹی کرائٹیریا نہیں ہے. پاپولیرٹی تو مطلب ہے کہ ایک ٹائم پہ تو بہت سارے لوگوں کے سر بیلٹ پیپر کی میں بات کر رہا ہوں, ووٹ وننگ کی, کم از کم جو ایم این اے بن رہے ہیں, ایم پی اے بن رہے ہیں, وہ پاپولیرٹی تو میٹر کرتی ہے نا ہماری سیاست میں. پاپولیرٹی میں کوئی سنگر کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بیلٹ باکس کے اندر جو کامیابی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. بیلٹ باکس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ پریزیڈینشیل سسٹم لے آئیں گے تو بے شک عمران خان جیت جائے گا, لیکن اس نے تمام سیٹوں سے اس نے اپنا, کیا اس کی پارٹی میں ایک آدمی بھی نہیں تھا جس کو وہ کھڑا کر سکتا کراچی سے یا کسی اور جگہ سے. چلے کوئی حل بتا دیں. چلے میں نے اتنی تفصیلاً آپ کی بات سنی, ابھی کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, چلے بتائیں آپ. مطلب ہے کہ جو بھی حکومت آئے نا اس کو چلنا چاہیے 5 سال. تو اس کو کیوں نہیں چلنے دیا گیا, اس کو کیوں اپریل میں دائیں بائیں کر دیا, کیوں نہیں چلنے دیا گیا, کس نے نہیں چلنے دیا؟ اس کو تو خود ہی اس کی جب وہ مطلب کہ جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے تھے وہ پیچھے ہوئے تو وہ درم کر کے نیچے گر گیا. بس. اور کس نے سپورٹ کیا؟ آپ نے خود کہا کہ فوج نے اس کو لے کر آئے تھے, فوج ہی اس کے سپورٹر تھے. 3.5 سال تک اس کی ناکیاں چینج کرتی رہی ہے.
हाँ हाँ उसके बाद जब उन्होंने देखा कि फॉरेन अफेयर में भी ये जो है ना नाकाम है, नाकाम हो गए हैं, ठीक है, तो वहाँ जितने भी दोस्त ममालिक हैं उनके साथ इसके जो फॉरेन रिलेशन वो सारे इसने बिल्कुल जीरो पे ले आए। ठीक है। तो भाई एक बात और सुन ले तोकीर साहब, ये बजाय के मौसी भाई आपकी आवाज नहीं वो सुनेंगे। मेरे तोकीर भाई बात ये है कि देखे उस दौर में अप्रैल में इमरान खान पिशावर तक में केपी में जिमनी इलेक्शन में इतनी बुरी तरह से आ रहे थे, लोग इनको गालियां दे रहे थे, तो क्या ही अच्छा होता कि 4 महीने फौज और निकाल लेती। इस किस्म का एडवेंचर और ये जो इस वक्त हमें माशाल्लाह जो ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं जो नमूने इस वक्त हुकूमत में, वो ना करते तो अवाम इसको फैसला करती, इसको बिल्कुल जीरो कर देती और अवाम किसी और को मुंतखब कर देती। तो आर्मी स्टाफ क्या बनी गाला में पैदा होना था, आर्मी से ही लगाना था ना भाई। चले लंबी बात होगी और कॉलर्स को भी मैं समझना चाह रहा था, आपका थोड़ा सा हो सकता है हमसे ज्यादा दिमाग काम कर रहा होता, यकीनन आप हमसे ज्यादा मुहिब वतन होंगे, लेकिन हमें ये ग्राउंड रियलिटी जरूर देखनी है। अपना ये जरूर देखना है कि इमरान खान का मुकाबला किससे है, उसका नेल्सन मंडेला से मुकाबला, बल्कि खुद इमरान खान का मुकाबला इमरान खान से हम तो अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि इक्तदार वाला इमरान खान कुछ और था, इस वक्त जो कंटेनर वाला इमरान खान है वो कुछ और है। लेकिन अब यही ये बात है ना कि वो क्या कह रहा है, उसको अप्रैल में अगर रहने दिया जाता, ना इस किस्म का एडवेंचर खेला जाता, तो अवाम ने उसको बिल्कुल फारिग कर देना था। और क्यों ना करते, अवाम को फैसला करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। अब और अभी इलेक्शन से भाग रहे जनाब, अब बोलिए सर। जैसे कि कह रहे हैं कि वो सही काम नहीं कर रहा था इसलिए हटा दिया, तो सही लोगों को लेके आना था ना फिर। भाई अगर एक आदमी सही नहीं कर रहा होता, एलिगेशन ये होता है कि आप सही काम नहीं कर रहे, आप कैपेबल नहीं है, ठीक है ना, यू आर नॉट फिट दिस पोजीशन, ठीक है ना, तो आपकी जगह कौन आएगा, कैपेबल आदमी आएगा ना, अगर आप फिट नहीं है, ठीक है ना। तो कहते हैं इससे बेहतर था खुद ही आ जाते, मुल्क के लिए तो कुछ बेहतर कर देते। अब ऐसे तो नहीं होता ना कि अभी पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, आईएमएफ के आगे आप गिरे में हैं, आईएमएफ आपको हाथ रोक देगा, वो तो नहीं देगा। तो अब इमरान खान से बेहतर क्या शहबाज शरीफ है, सवाल पैदा ही होता है। हम तो हिमायत नहीं कर रहे, किसी की नहीं कर रहे, हम तो जो हकाइक हैं उस पर बात कर रहे हैं। इमरान खान सही नहीं चल रहे थे, मैं भी जब पिछले मार्च में पाकिस्तान गया तो हर आदमी इमरान खान को बुरा कह रहा था। अब वही सब इमरान खान की को याद कर रहे हैं कि भाई कोरोना से उसने कंट्री को निकाला, उसने ये सब कुछ चल रहा था, ये हुकूमत आई, ये इनसे तो कुछ समझ नहीं रहा, ये तो सिर्फ हर वो चीज ढूंढ रहे हैं कि जिससे ये इनके इख्तिदार को तूल मिलती रहे, ठीक है ना। अवाम के लिए तो कुछ भी बात हो ही नहीं रही। तो बात सारी ये है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसकी जगह कोई अच्छा आ गया हो तो बात समझ में आ जाती, वो अच्छा नहीं आया ना। और भाई वो अपनी मौत, सियासी मौत जो है खुद मरा। पिशावर का मेयर तक जो है वो इमरान खान की पार्टी हार गई थी। अब वो अगर 36 में से 29 इलेक्शन जीता है तो किसकी गलती है, किसने दोबारा उसके गुब्बारे में हवा डाल दी है। तो ये वो लोग सोचे ना जिसने उनको हटाया था, जिन लोगों के वो बाहर वो क्या वो प्रिजन वैन जिन्होंने भेज दी थी, जिन्होंने 12-12 बजे अदालतें खोल दी थी, वो सोचे ना भाई कि उनके क्या खेल तमाशे अभी क्या 75 सालों में खत्म नहीं होंगे। उनकी जाती अनाएं और वो पसीने छूटे, वो क्यों आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। 75 साल में DGISI कभी नहीं आए, इंडिया से बाहर हुई, पाकिस्तान टूट गया, उसामा बिन लादेन यहाँ पे मिला, APS का वाकया हो गया, क्या क्या वाकयात नहीं हुए उस वक्त। DGISI हमारे कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, लेकिन वो ये सारे काम को डिफेंड करने के लिए वो आ गए। तो कॉल लेते हैं फिर बात आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये 2022 है भाई। अब हमारे आधी से ज्यादा आबादी बिलो 35 ईयर्स ओल्ड है, वो कुंद-ज़ेन नहीं है, वो तो डिजिटल मीडिया की पैदावार है, वो क्लिक की पैदावार है। तो वो ये सब हकाइक उनके सामने है। 30-35 साल से जब से वो बड़े हुए हैं, ये इन दोनों बड़ी पार्टियों की नूरा कुश्ती उनको हिफज हो गई है कि मैं पेट फाड़ दूंगा, कोई लाड़काना की गलियों में घसीटूंगा। तो ये इनको अपना मोहतरम कायद नहीं मानेगी हमारी अवाम, कुछ भी कर लें। हम इनको ये दिलो जान से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कोई एफर्ट देखेंगी, कोई उनका कोई ऐसा कारनामा देखेंगी तो वो उनको जरूर मानेंगी, लेकिन ऐसे ही नहीं मान लेगी कि वो भुट्टो साहब का नवासा है। कोई ऐसे ही नहीं मान लेगा कि मरियम साहिबा क्योंकि मियां साहब की बेटी हैं तो वो हमारी महबूब कायदा है। तो ऐसे नहीं होगा। इमरान खान को भी अभी हम बात कर रहे हैं, 3 साल जितने वो जलील हुए अपने दौरे इक़्तिदार में, या किया गया अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, उन्होंने बिल्कुल मट्टी में मिल जाना था, लेकिन दोबारा
उन लोगों ने उनको दोबारा उनको हयात दे दी सियासी तौर पे, कि जिनको बहुत जल्दी थी शायद। तो हम इसमें क्या कर सकते, हम तो तबसरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई। हो बिस्मिल्लाह ताजीम भाई, आप थे तो खामखा में आपको होल्ड कराना पड़ा। बिस्मिल्लाह सर। बहुत शुक्रिया आपका। मोती भाई को भी मुअत्तबाना सलाम अर्ज करता हूँ। जी मेहरबानी। गुफ्तगू हो रही है फारूक भाई, मसला ये हो रहा है कि हम अनफॉर्चुनेटली बीमारी का जिक्र कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं कि किसने बीमार किया हमें। पूरे 70 साल में एस्टेब्लिशमेंट हो, सियासतदान हो, तमाम जो है ना, इमरान खान साहब हो, जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, ये इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों ने मिल के बेड़ा गर्क किया। पोजीशन आ गई उसमें। अच्छा, उसमें इमरान खान साहब का हिस्सा थोड़ा कम है क्योंकि 3-3.5 साल ही उन्होंने हुकूमत की। बाकियों का हिस्सा ज्यादा है हमें बीमार करने में, क्योंकि उनके पास ज्यादा जिस्म था हमारे मुल्क का। बिल्कुल सर। एस्टेब्लिशमेंट तो जाहिर है वो तो ठेकेदार हैं ही हमारे जिस्म के। बिल्कुल मसला ये है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अक़वाम में ये सूरत हाल होती है जो हो रही है, और अक़वाम में अगर हम इस किस्म की डिस्कशन जो इस वक्त टेलीविजन पर चल रही है, या मैं उस दिन आपने जो प्रोग्राम शाहीन भट्ट साहब के साथ और उनके साथ कर रहे थे, ये हमारा काम है कि हम अब जो सिचुएशन हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम ए पॉलिटिकल होना चाहते हैं, तो सियासतदानों को मेचोरिटी दिखा के उनको बैठना चाहिए कि देखें जी, हम बैठ के हम कानून बनाते हैं कि आइन के अंदर इसको ऐड करते हैं कि जी जो आर्मी चीफ होगा उसको हम 3 साल से ज्यादा नहीं देंगे एक्सटेंशन, सीनियरिटी पे ऑटोमेटिक प्रमोशन होगी, और चाहे अपोजिशन मिले चाहे हुकूमत मिले, वो ऐलान करके मिलेंगे आर्मी चीफ से, क्योंकि जाहिर है ये इदारे भी अपने ही है। तो प्राइम मिनिस्टर तो खैर मिलेगा ही क्योंकि वो सब प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं, लेकिन अपोजिशन वाले डिग्गियों में छुप के या प्रेसिडेंट हाउस में जाके छुप के नहीं मिलेंगे, बल्कि अपोजिशन हो वो जब भी मिलेगी वो बता के मिलेगी कि हम हमसे मिलने जा रहे हैं। जाहिर है हमारी अपनी पार्टीज है। दूसरी बात ये कि देखिए, पूरा हमारा हिस्ट्री देख लीजिए कि नवाज शरीफ हो या हर कोई एस्टेब्लिशमेंट कंधे पे लेके आती है उस शख्सियत को, वो कंधे पे उठाती है, और जब वो कंधे पे चढ़ जाता है तो बस फिर वो वहीं से बाल खींचना शुरू कर देता है। वो फिर चाहे इमरान खान हो चाहे कोई और हमारे सियासतदान हो, सब ये करते हैं। तो हमें मेचोरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। जितने भी हेड्स हैं उनको अपनी अपनी टीमों को ये बताना चाहिए कि भाई ये। और ताजीम भाई, आपको लगता है कि एक तो है हमारी ख्वाहिश है करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ये करेंगे? जैसे आसिफ अली या वो हमारे कोई भी बैट्समैन कर रहे हो, तो क्या वो 15 की एवरेज से रन कर लेंगे? आपको लगता है कि ये इतनी मेच्योरिटी दिखा देंगे? जनाब बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया। यही तो हमें डायरेक्ट करना है, आवाम को भी और सियासतदानों को भी। आप और हम जो मीडिया के हम मिसाल के तौर पर लोग हैं, हमें बताना है कि देखो भाई, एक दूसरे को गाली देके, सही है, एक दूसरे को चोट कह के आप नहीं बन सकते। आप बैठ के लीडर्स कहें अपने अपनी टीमों को कि भाई आप इख्तिलाफ करें। आप यूनिवर्सिटीज के अंदर आप देखिए इलेक्शन होते थे, बाकायदा सिस्टम बनता था, तो एक पॉलिटिकल तरबियत भी हो। हमारे नौजवान इस वक्त सिवाय एक दूसरे को चोर कहने के फारूक भाई कुछ नहीं कर रहे। हम देखिए इंडिया के नौजवान, या मेरा ताल्लुक एजुकेशन से, वो आते पढ़ने के लिए, उनके एम्बिशंस हैं। आप उनसे पूछिए कि हेल्थ केयर में जाएंगे, आईटी में छाया हुआ है इंडिया, आईटी में, हेल्थ केयर में छाया हुआ है। आप देखिए वजह ये कि नौजवानों को एक डायरेक्शन है, उनका एक विजन है। कोई एक लीडर बता दे जो यूनिवर्सिटी में जाके उसने कहा हो कि भाई मैं अपना जो स्टूडेंट है उनके लिए मेरा मंशूर ये है कि मैं स्कॉलरशिप का इजरा करूंगा। आप लोग क्योंकि क्वालिफाइड हैं, आप लोगों के लिए खुसूसी तौर पर नौकरियों का बंदोबस्त होगा। कोई एक ऐसा बताए। जब हमारे नौजवानों को हम तरबियत ही नहीं दे रहे, तो इसलिए सारी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमें की, इदारों की, सियासतदानों की, कारकुनों की, मीडिया पर्सनल, उलमा, टीचर्स, सबका काम ये है कि सबसे पहले एक तो ये ये तकसीम जो हो गई इसको खत्म करके बैठे, डायलॉग पे आए और ये तैयार करें एक दूसरे से कि हम एक दूसरे से डिसएग्री करेंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट एंड विद दलाइल हम रैशनल। लेकिन ताजीम भाई, ये मैं समझ रहा हूँ कि ये मेज अब इस आंधी तूफान के बाद ही कहीं हम तवक्को रख सकते हैं। इस वक्त जो गर्दो गबार और आंधी चल रही है ना, ये तस्वीर आप बता रहे हैं, ये सारा जो मलबा बैठने के बाद कोई शायद डिबेट का मौका है। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, जो इस वक्त आंधी और पूरी गर्द आलूद है हर जगह, क्या देख रहे हैं? बहुत सूरत हाल बदतर है। कोई भी
इस वक्त एक स्टेप पीछे लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरी नजर में जी हाँ, जो आज की सिचुएशन में एक स्टेप पीछे लेगा, मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा उसको वतन की फिक्र हो। बिल्कुल वो मेरे मौला का फैसला आपको याद होगा, जी हाँ, वो जब खवातीन आई और बच्चे पे क्लेम करने लगी तो मौला ने कहा कि इसका सर उड़ा दिया जाए, तो जो ओरिजिनल माँ थी उसने कहा नहीं जी ये दूसरे को दे दो, मुझे बच्चा बचाना है। इस वक्त वो सिचुएशन हो गई है कि जो भी सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट जो भी एक स्टेप पीछे लेगा तो वतन की खातिर, हमारी इंतशार से बचने की खातिर, वो मेरी नजर में अच्छा होगा और आवाम को भी ये सोचना चाहिए। और दूसरी बात, आपने बड़ी एक अच्छी बात कही थी कि इमरान खान ने कुछ किया हो या नहीं किया हो, एक सियासी शऊर लोगों को दे दिया। और मैंने ये पिछले भी आपके प्रोग्राम में शायद कहा था, तो इसलिए आज इमरान खान साहब ये ऐलान करें कि देखें जी सबको जो है ना अलाउ किया जाए इलेक्शन के लिए, सिर्फ हमें एक चीज कंफर्म की जाए कि शफाफ इलेक्शन हो, धांधली ना हो, और उसके बाद जो रिजल्ट हो वो अगर मैं जीतूं तो मुझे 5 साल करने दो, वो जीते तो मैं 5 साल करने दूंगा, और उसके बाद परफॉर्मेंस के ऊपर अगला इलेक्शन लड़ेंगे। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा। बाकी आप लोग अब बातें जारी रखिए। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी ताज़ीम नकवी साहब, हमारे सीनियर होस्ट है लिबर्टी टीवी i14 न्यूज के। जी मुसीब भाई। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि कुछ हो ना हो, इमरान खान ने वो शऊर दे दिया। और लोग असल में होता क्या है कि आप पीसते रहते हैं, वो लावा फटता है। तो अब ये जो है वो लावा फटा है। ठीक है, एक आतिश फटा था जो राख के नीचे दहक रहा था, वो फट गया, क्योंकि आप गुर्बत से लोगों को मार रहे हैं, पीने का साफ पानी नहीं, हॉस्पिटल्स के अंदर जी मैं आ रहा हूँ, जो होल्ड है वो कीजिए। जी कॉलर तो ले लें चल मैं कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम, बात करें भाई। वालेकुम फारूक भाई, और मेरी तरफ से आगा साहब को भी सलाम हो। जी शुक्रिया। फारूक भाई, आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो जो भी है DGISI DGISPR जी, उन्होंने सभी बातों का जवाब दिया, और आपने सुना होगा कि एक बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक है, जो एक किसी साथी ने उनसे किया कि ये भी तो आपका ही हाथ है इसमें उनको लाने हैं, जी हाँ, इमरान खान जी का। हाँ, तो उन्होंने वो गोल करके बोला कि इस पे फिर कभी बात करें। हो सकती है। जी तो हाँ, इसका मतलब है कि साफ है कि फौज ने ही उनको लाया था। जी हाँ, तो इमरान खान तो अपनी किसी आवाम की वोट से तो नहीं आया, सही है। वो तो फौज के पीछे बैठे हुए कुछ और आदमी हैं, हमें बेवकूफ बनाया हुआ है। एक आदमी जिसको बहन के रिश्ते में नहीं बैठाया जाता है, एक पागल आदमी, उसको बाहर निकाल दिया जाता है कि यार कि ये पागल है। वो घर में आए हुए लोग भी कहते हैं बैठने को, वो कहते हैं नहीं यार इससे नहीं, ये कुछ चवलियां मारता है, इसे क्या पता। वो आज के हमारे लीडर मुंतखब करते हैं। एक रेडी वाला जिसे फ्रूट बेचने का पता नहीं है, ढंग नहीं है, मैं कैसे रखूं, तो लीडर अपना कौम का लीडर जो हम पे हुक्मरानी करेगा वो मुंतखब करते। हमें इस निजाम को छोड़ना चाहिए। अच्छा, अल्लाह ताला ने जो हमें निजाम दिया है उसको अपनाना चाहिए। ये फ्रॉड है, सभी धोखा है जो लोगों को इन्होंने दिया हुआ। ये तो चले, अभी तो ज़ेरे 10 जो है, अभी तो जो भी मामलात हैं, ये 100 साल बाद हम इसका सोच सकते हैं जो आप निजाम बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो जो अभी हम सोचेंगे, हम करेंगे, हमारा काम है ना, हम ठीक है, टीवी का काम है हमारे। वो एक तहरीक होती थी, खाकसार तहरीक, जब 1947 में भाई पाकिस्तान बन रहा था ना, वो खाकसार तहरीक थी, वो उसका नारा था गलबा इस्लाम 1989। तो वो ऐसी तरीके बहुत सी आई और बहुत सी जो हैं वो पता नहीं, वो तारिक कादिर से जना पता नहीं, प्लीज मेरी बात माइंड नहीं करना। नहीं आप फोन प्लीज बहुत जल्दी आप काट देते किसी की बात। नहीं, आप कंप्लीट करें, लेकिन थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे बात हो जाए ना, हमारे वाकई ये ख्वाब तो बहुत अच्छे हैं। मैं कोई इसके खिलाफ नहीं हूँ। देखिए, आगाही होनी चाहिए हर आदमी को, हमें पता होना चाहिए क्या हो रहा है। सही, हमें आगाही ये करनी चाहिए कि इमाम अली ने क्या हमें बताया, ऐसे फितनों में हमें क्या करना चाहिए। इमाम अली ने जैसे बताया ना कि वो ऊंट का बच्चा, ना तो उसे दूध पिलाओ और ना उसे सवारी करो, ऐसे ऐसे बन जाओ। ठीक है, इन फितरों को हमें कैसे इनसे दूर रहना है, हम लोगों को ये आगाही देनी चाहिए कि इन फितनों का ना आप साथ बने। इमरान खान सभी ये आग लगा रहा है। आप ये देखें कि वो उस वक्त जब लोगों ने धरने दिए, मैं ये नहीं है कि मैं कोई उन तहरीके लब्बैक वालों की कोई तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जब कहा सफीर को उतार दो, तो इसने कहा नहीं,
आज अपनी कुर्सी की बात आई तो ये अमेरिका ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, अपनी कुर्सी बचाने की बात आई तो कुछ भी कर, बल्कि बचाने के दोबारा लेने की बात आई, ये तो बहुत सी चीजें उनकी इनकलाबी, और ये हर सियासतदान की आपने बात की। उसके अंदर जी हाँ, उसके सिवा क्रिकेट के अलावा क्या उसे पता ही क्या, ठीक है। हवा भर के इतना लेकिन बात वही सामने आ जाती है भाई कि इनके मद्दे मुकाबल जो लोग हैं उन्होंने कौन सी पीएचडी की हुई है। मरोना तो ये आता है एज ए पाकिस्तान, ये सोने पे सुहागा है ना उन पे। तो ये एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है, एक अंडा चोर है और एक जो है वो बैंक चोर है। सही, ये मतलब तो नहीं है कि हम अंडा चोर जो थोड़ा छोटा चोर है इसे ले आए। सही है। चले हम इंतजार करते रहे वो 5 वक्त नमाजी का, हमें कोई ऐसा मिले तो उससे पहले हमने कोई छोटा चोर तो चुनना पड़ेगा ना। अल्लाह करे हमें वो सोमो सलात का पाबंद बंदा मिल जाए, लेकिन वक्ती तौर पे जो हमारा मजबूरी है वो तो यही है कि छोटा चोर ही है, चले उसको जनाब। वैसे अच्छा आइडिया तो यही है, मजबूरी है ना, मजबूरी है भाई। कोई मजबूरी नहीं है, नहीं क्या किया जाए, घर तो चलाना है ना भाई, घर तो चलाना है। अगर कोई हमारा ये तो नहीं है कि चोर को बिठा लेंगे, नहीं वालिद अगर या भाई हमारा कोई हीरोइन पे लग जाए तो क्या हम कहें कि उसको काट के हम बाहर फेंक दें? हमने उन्हीं के साथ गुजारा करना है ना। ये तो आप तो बात ही डिफरेंट कर रहे हैं ना। नहीं घर की भी एक मुमलिकत हमारा घर ही है ना, पाकिस्तान हमारा घर है। अगर ये इसके रहनुमा हमें ऐसे मिले हैं, कान टूटे मिले हैं, तो हमें इनसे गुजारा करना है, कोई बाहर से बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं आएगा। हाँ, अच्छे की तलाश में रहना चाहिए। इमरान खान से जैसे इससे पहले हम बात कर रहे थे, ये 8, 10 या 14 जमातों की या इमरान खान समेत अगर कोई मद्दे मुकाबिल हमें कोई ऐसा बंदे दा पुत्र हमें कोई नजर आ जाए तो फिर हम उसकी बात कर, हाँ नहीं इन सबको छोड़ दो, वो बंदा सही है। लेकिन मजबूरी है ना भाई, मजबूरी इस वक्त हमने देखना है, मुकाबला है। अब वो ये 36 हल्कों में उन्हीं लोगों ने यही फैसला किया है कि ये 14 जमातें एक तरफ, लेकिन इमरान खान जो है कम से कम इनसे बेहतर है। जरा फौज को मुंतखब कर दो आप, फौज आए, सो बिस्मिल्लाह। हम तो इल्तिजा ही कर रहे हैं भाई कि इनको लाने के बजाय खुद आ जाते, कहते हैं मेरे अजीज हम वतनों, मुल्क का बेड़ा गर्क होने वाला, मैं आ गया हूं। तो हम तो मिठाइयां बांटने वालों में भाई, हम तो कोई ऐसा नहीं कह रहे। हम ये नहीं चाह रहे जमहूरियत के हम महराज पे पहुंच रहे हैं, ऐसी जमहूरियत पे तो चाइना में कोई है जमहूरियत, चाइना देखो कहाँ पहुंचा अपना सिस्टम है। चले सर, अभी मैं आपकी कॉल बंद कर सकूं सर? टाइम रह गया 2 मिनट का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। मूसी भाई क्या फरमाएंगे सर? आइडियल तो हमारे बहुत से हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, ग्राउंड रियलिटी का हम नहीं देखते। ग्राउंड रियलिटी यही है कि आपको जो अगर अच्छा नहीं मिल रहा है तो जो बदतरीन लोगों में कम बुरा है उसको इख्तियार किया जाएगा ना। अक्लमंदी यही है। अगर अच्छों में से आप इख्तियार करेंगे जो सबसे अच्छा है उसको इख्तियार करेंगे। अगर आपके पास अच्छा नहीं है तो बुरों में आप क्या करेंगे? जो सबसे कम जरर पहुंचाए। अच्छा, आप मेडिसिन खाते हैं, मूसी भाई इस पे आप बताइएगा, मुझे वो याद आ गया, मौला अली इस्लाम के पास कुछ लोग आए, अबू सुफियान आया बल्कि, तो उसमें उन्होंने क्या फरमाया कि चले तुमसे कम से कम वही लोग बेहतर हैं कि जो इस वक्त इख्तियार में। जरा बताइए। इस्लाम के हामी हो गए तो देखिए, तुम कब से इस्लाम के हामी हो गए? आप बीमार होते हैं, नहीं आप, हम दवा खाते हैं। अच्छा, क्या उसके साइड इफेक्ट नहीं होते? होते हैं, उसके होते हैं। क्यों खाते हैं फिर? क्यों खाते हैं फिर? किसी चीज को सही करने के लिए कुछ जरर को बर्दाश्त बड़ी बीमारी ठीक हो जाए, बड़ी बीमारी ठीक हो जाए, सर दर्द या नजला हो भी जाए तो खैर है, तो उससे कुछ छोटे जरर को बर्दाश्त करना होता है। अब क्या करें? मोदी साहब को फोन करें कि जी आप हुकूमत चलाएं, हम हाजी बाबा ढूंढते हैं, जब हमें 5 वक्त का तहज्जुद गुजार मिल जाएगा फिर हम उसको वापस आप हुकूमत दे दीजिएगा। भाई ये कौन सी बात है? ऐसे नहीं हो सकता। ये कौन सी बात है? ऐसे नहीं हो सकता ना। तो किसी पर आपने लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। रियासत को तो चलाना है। तो अब इसमें ये कि जी ये भी चोर तो ये भी चोर, तो फिर क्या करें? क्या जाके किसी खानखा के अंदर बैठ जाएं, उन लोगों के पीछे खड़े हो जाएं जिनको साल में एक बार धूप लगवाई जाती है? तो आप करेंगे क्या उसका? आप क्या करेंगे? टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल सही, एक बहस है यकीनन, और ये एक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मुझे तो यही उम्मीद की किरण है कि आवाम जो है वो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त देख रही है, उनके मद्दे मुकाबिल जो भी आपस में महाजराई कर रहे हैं उनमें वो ये देख रहे हैं कि कम से कम कौन इनसे बेहतर है। हम ये नहीं देख रहे कि इनका बिल्कुल कोई शफाफ है, लेकिन कम बुरा वाला मामला है कि कौन इनमें कम बुरा है। तो मूसी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप भी शामिल हुए। नाज़रीन आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया जिन्होंने कॉल्स की
اور جنہوں نے دیکھا. اور کرنٹ افیئرس پہ یہ جو ایشوز ہیں, یہ جو معاملات ہیں, یقیناً پاکستان بہت ہی کریٹیکل سٹیج پہ ہے, لیکن دوبارہ وہی بات کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے ملک چلانے والے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں گے, کوئی رحم کریں گے عوام کے اوپر, عوام کے لیے جو ہے وہ اپنی انا کو, جو ایک حلف, جو بھی یہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں, ان کے اندر یہ جملہ ہوتا ہے کہ میں اپنے مفاد کو, ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح نہیں دوں گا. تو یہ قومی مفاد کا معاملہ آ چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.